स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और बेहद खराब शुरुआत होती हुई दिख रही है जहां तक फरवरी सीरीज का सवाल है। लगा था कि जो वेडनेसडे को एक्सपायरी हुई थी जनवरी सीरीज की, उसके बाद बाजार थोड़े संभलने के संकेत दे सकते हैं, बट जिस तरह से अदानी ग्रुप की परेशानी बढ़ी हुई है उसका पूरा इंपैक्ट आपको बाजार पर आते हुए दिख रहा है। 3 महीने के निचले स्तर पर है बाजार और अब तो 750 का भी स्तर तोड़ते हुए आपको दिख रहा है। निफ्टी 2% की भारी गिरावट के साथ इस समय हो रहा है ट्रेड। ऑटोज को छोड़ दीजिए और चुनिंदा कंजम्पशन और फार्मा शेयर्स को छोड़ दीजिए, बाकी सभी सेक्टर्स में आपको गिरावट आती हुई दिख रही है और बैंक्स यहां पर सबसे ज्यादा कमजोर हैं। 3.25% का कट आपको बैंक निफ्टी पर दिख रहा है, 40,300 के स्तर पर आते हुए दिख रहा है। 21 अक्टूबर के बाद के सबसे निचले स्तर पर आपको बाजार इस समय ट्रेड करते हुए देखेंगे और पीएसयू बैंक्स यहां पर आपको सबसे ज्यादा गिरावट दिख रही है। हालांकि प्राइवेट बैंक्स की भी हालत उतनी ही खराब बनी हुई है। तो निफ्टी की हालत है खराब, बैंक निफ्टी की हालत है और भी खराब, और जो इसकी वजह है अदानी ग्रुप शेयर्स, वहां पर देखिए 5% तो सबसे कम गिरावट है क्योंकि वहीं पर कुछ शेयर्स का सर्किट है, बट 20 और कुछ शेयर्स तो उससे भी ज्यादा आपको गिरते हुए दिखे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा एसीसी, इन शेयर्स में भी आप देख रहे हैं भारी गिरावट आ रही है। तो जो वजह बनी थी वेडनेसडे को अनिल जी बाजार की गिरने की, गुड आफ्टरनून सर, वो आज थोड़ी और ज्यादा बढ़ रही है। खाली आफ्टरनून, गुड तो नहीं, और भी कुछ ऐड कर दें? बेड वाला अभी तक सीखा नहीं, पता नहीं आगे क्या लगाते हैं एडजेक्टिव, सिर्फ खाली आफ्टरनून का। अब मुझे समझ में आया बहुत सारे अंग्रेज खाली हेलो हाय आफ्टरनून, तो आफ्टरनून का मतलब वही है। तो बैड आफ्टरनून तो हम नहीं कहेंगे, बट लग रहा है कि जो आफ्टरनून है वो इस समय और खराब होती हुई दिख रही है। एक बार अदानी ग्रुप के शेयर्स को जरा पुल अप करिए। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स 20% तक ये काउंटर्स गए हैं। एसीसी, अंबुजा, इसमें आपने और ज्यादा गिरावट देखिए। अदानी ट्रांसमिशन 20% का सर्किट है। विलमार पावर, टोटल गैस, यहां पर भी आपने वैसी गिरावट आती हुई देखी है। तो जहां पर 5% का सर्किट है वो कम गिरे हैं, बट जहां पर 20% का सर्किट है वो 20% सर्किट पे है। और वायदा कारोबार में भी हमने देखा है वैसा ही कार्नेज हुआ है सर आज। कितने लोग खुश हैं आज? शॉर्ट सेलर 5% की सर्किट वाले। हाँ, तो ये हमारा उतना ही नुकसान है। 5% का सर्किट है, रोज 5 ही बढ़ता है। आज घटने में 5 ही घट रहे हैं। एफएनओ के स्टॉक 20-25% घट रहे हैं। बिल्कुल। अंबुजा सीमेंट एक 25% के आसपास नीचे का, ये तो इतनी नीचे वाली रिकवरी होने के बावजूद खतरनाक, बहुत बुरा हाल है सर। ओके, तो बुरा हाल है इस समय बाजार का। आइए अनिल जी से जानेंगे भी कि आगे की क्या डायरेक्शन बन रही है, बात भी करेंगे स्ट्रैटेजी की, थोड़ा डेटा भी समझेंगे। उससे पहले थोड़े जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं वो जान लिए जाएं और आज की इतनी सारी जो और नतीजे आए, क्योंकि ये तो बाजार का मेन एक्शन है, इस पर तो हमारा फोकस है, बट उससे पहले जो बाकी बाजार में चल रहा है ये भी जल्दी से जान लेते हैं। तो ट्रिगर्स और साथ ही खबरें नुपुर और कुशल के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में बजाज फाइनेंस के नंबर्स आने वाले हैं। एफएनओ स्पेस से वेदांता अपने नतीजों के साथ साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार करता हुआ दिखेगा। कल के दिन में निफ्टी से एनटीपीसी और एफएनओ स्पेस से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर्स पर भी नजर रखिए। स्पोर्ट किंग इंडिया बोर्ड बैठक में नतीजों और साथ ही शेयर बायबैक पर कंपनी विचार करेगी। डेटा पैटर्न्स बोर्ड मीटिंग होने वाली है, यहाँ पर फंड रेजिंग को लेकर नतीजों के साथ साथ, और पटेल इंजीनियरिंग, इनका भी राइट्स इश्यू को लेकर बोर्ड बैठक होगी। 29 जनवरी 2023 का मेंस एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप, ये फाइनल्स इसका खेला जाएगा। साथ ही 30 जनवरी सोमवार को, ये संडे को है सर, टाइम फाइनल्स खेला जाएगा। मैं टीम्स लेकर आया था, आपने टाइम पूछ लिया। अच्छा, टीम बताओ। टीमें 4 है सर, सेमीफाइनल्स होने वाला है। मैं वही तो पूछा था, फाइनल की टीम कैसे लेके आ गया? अभी तक सेमीफाइनल हुआ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड्स और बेल्जियम। वाह, चलो इतना तो कहाँ हो रहा है? ये क्रिकेट में ही इंटरेस्ट है। अच्छा, भुवनेश्वर भी जाके आओ कभी। बताइए जी। एक तो ये ट्रिगर है, साथ ही आपको ये देखना है कि सोमवार को कौन कौन से ट्रिगर्स हैं। नंबर्स में निफ्टी से बजाज फिनसर्व, बीपीसीएल, एलएनटी और टेक महिंद्रा के नंबर्स पर नजर रखिए। साथ ही एफएनओ स्पेस से एक्साइड, आरईसी, लॉरस लैब, गेल, एसआरएफ और साथ ही पीएनबी के नंबर्स भी आएंगे। आरती फार्मा लैब्स, इसकी लिस्टिंग होने वाली है। आरती इंडस्ट्री से जो डिमर्जर होके ये कंपनी बनी है। साथ ही वीआरएल लॉजिस्टिक्स बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक पर भी ये विचार करेंगे। राइट्स इशू खुलेगा हेरिटेज फूड्स का, ये 8 फरवरी तक खुला रहेगा। और साथ ही रेडियंट कैश मैनेजमेंट, इसका आईपीओ लॉक-इन भी खत्म होता हुआ दिखेगा 29 जनवरी को। साथ साथ आपको हिंदुस्तान जिंक पर भी नजर रखनी है। अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने जो ऐलान किया था एक्स डेट होगा। और चीन के बाजार में जो है वो खुलते हुए नजर आएंगे 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद। तो ऑल इंपॉर्टेंट ये पे भी देखना होगा कि यहाँ पर चाइना फाइनली कैसे रिएक्ट करता है।
तो चलिए ये सारे ट्रिगर्स हैं आपके लिए, बट आइए आज ढेरों नतीजे भी आ चुके हैं और कुछ और खबरें भी हैं। पहले नतीजे, नुपुर गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ग्लेनमार्क लाइफ, जहां पे मिला जुला प्रदर्शन रहा। क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस की बात करें, जो कंपनी की आय है वो तो बढ़कर आई है, लेकिन जो काम का जो मुनाफा है, मार्जिन है, वहां पे आपको गिरावट दिखेगी। मार्जिन 30% के थे पिछले साल, जो इस बार गिरकर 28% के आसपास आते दिखे। AIA इंजीनियरिंग, जहां पर देखिए तो कंपनी का जो मुनाफा है वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आते दिखी है। पहले 138 करोड़ के आसपास था, वो बढ़कर 352 करोड़ हो चुका है। कंपनी की आय भी देखें तो वहां पर भी करीबन 20-25% की ग्रोथ है, और मार्जिन में काफी बढ़िया इंक्रीमेंट आते दिखा है, क्योंकि पहले 19% के थे पिछले साल, जो इस बार बढ़कर करीबन 30% के आते दिखे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, जहां पर घाटे से मुनाफे में अब कंपनी आ चुकी है। पिछले साल 137 करोड़ का घाटा था, जो इस बार कंसोलिडेटेड लेवल पे 50 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया है। ऑर्डर बुक भी देखेंगे तो 12,050 करोड़ के आसपास आती दिखी है, और साथ ही साथ कंपनी ने राइट्स इशू के थ्रू 500 करोड़ जुटाने का भी अनाउंसमेंट किया है। अनुपम रसायन, जहां पे क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग है, मुनाफा बढ़कर आया, और कंपनी की आय है वहां पर भी आपको इंक्रीज नजर आएगा। 266 करोड़ से बढ़कर इस बार 383 करोड़ के आसपास आती दिखे। श्री दिग्विजय सीमेंट, जहां पर जो कंपनी की आय मुनाफा दोनों बढ़कर आए, लेकिन जो मार्जिन है वो करीबन 13% से कम होकर इस बार 8% के आसपास आते दिखे। कल्याणी स्टील्स, यहाँ पर भी देखे तो मिला जुला प्रदर्शन है। कंपनी की आय तो बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन में गिरावट है, 15 से कम होकर इस बार 13% के आसपास। ओके, तो ये है सारे के सारे खबरों वाले शेयर जिन पर आज नतीजों के दम पर हुआ है एक्शन। लेकिन एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और इस वक्त एक खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। बिग ब्रेकिंग, वो अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर ही है, और खबर ये आती हुई दिख रही है कि सेबी ने अदानी होल्डिंग्स डील में जो सारी SPV का ब्यौरा मांगा है। रॉयटर्स के हवाले ये खबर आ रही है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि सेबी ने अदानी ग्रुप के हाल ही के सौदों की छानबीन तेज की, और साथ ही कुछ और उन्होंने डिटेल्स भी मांगी। बेसिकली ये खबर आती थी। हाँ, ये कह रहे हैं कि सोर्सेज बता रही हैं, रॉयटर्स की खबर है सोर्स बेस्ड की सेबी ने जो इनके ऑफशोर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अदानी होलसेल, बेसिकली अदानी ACC अंबुजा की जो डील हुई थी उसकी डिटेल्स मांगी हैं, और भी जो बाकी कुछ रीसेंट डील्स करी हैं कंपनी की, उस पर सेबी की नज़र आ रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बेसिस पर सेबी की जो ऑलरेडी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है कुछ अदानी की शेयर होल्डिंग और फंड होल्डिंग को लेकर, उस पर भी शायद जांच पड़ताल और बढ़ती हुई दिख सकती है। और तो ये खबर आ रही है कि एक तो जो अदानी ACC अंबुजा की जो डील हुई है उस पर सेबी की निगरानी है, जो ऑफशोर व्हीकल्स यूज किए गए हैं। बाकी जो सेबी की खुद की प्रोब चल रही है इन ऑफशोर फंड्स को लेकर, जिनकी अदानी में शेयर होल्डिंग है, वो भी अब इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद वहां पर निगरानी थोड़ी और बढ़ रही है। तो दो इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं सोर्स बेस्ड रॉयटर्स की तरफ से इस समय। बिल्कुल, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मार्केट रेगुलेटर से भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ और जो उनके ऑलरेडी जो इन्वेस्टिगेशन और जो कुछ भी इंक्वायरी चल रही है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो चल रही है, किस तरह से ऑफशोर फंड्स आए हैं अदानी ग्रुप में, उसको लेकर ये रिपोर्ट आती दिख रही है रॉयटर्स पर। इस वक्त रॉयटर्स के हवाले से ये सारी खबरें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो एक और डेवलपमेंट, हालांकि रॉयटर्स भी इसे सोर्स बेस बता रहा है फिलहाल, लेकिन ये सोर्स बेस खबरें रॉयटर्स से आपके हवाले आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त। तो ये एक और बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है इस वक्त, और मार्केट पर भी जो इतनी तेज मार पड़ती हुई दिख रही है वो इसी वजह से। दीप, जहाँ तक बाजार का स्टॉक्स और बाजार हाल तो बुरे ही हैं एक्चुअली। दिक्कत की बात यह है कि बुधवार को जो कुछ भी हुआ, जो ये शॉर्ट सेलर्स की रिपोर्ट आई है, उसके बाद अदानी ग्रुप के शेयर गिरे, सेंटीमेंट खराब हुआ। पहले अदानी ग्रुप के शेयर और उसके बाद बैंकिंग शेयर गिरे। उसके बाद आपको एक दिन की छुट्टी थी, ग्लोबल मार्केट्स के संकेत मजबूत थे, और उस दिन जो गिरावट थी वो आपकी एक सीमित थी। सीमित गिरावट हालांकि उस दिन नहीं दिख रही थी, आज की गिरावट को देखते हुए उस दिन की गिरावट सीमित नजर आ रही थी। फॉलो अप सेलिंग दूसरे दिन होना, एक दिन के गैप के बाद, और वो भी तब जिस दिन अदानी एंटरप्राइजेस का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर खुल रहा हो, ये बड़ी चिंता की बात है। इसका मतलब दो चीजें हैं, एक कोई न कोई एग्रेसिव सेलर है जो किसी भी भाव पर डिलीवरी बेचकर जाना चाहता है, दूसरा कहीं न कहीं जो मार्जिन कॉल्स हैं वो एक के बाद एक ट्रिगर्स होते दिख रहे हैं। क्योंकि ये दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि ये सीरीज की शुरुआत है, आज पहला दिन है, सीरीज का आखिरी दिन नहीं है। जी सर, राइट। तो काफ़ी कुछ कमज़ोर पोजीशन, अब काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स होंगे
जो इस बात को लेकर राहत महसूस कर रहे होंगे कि अच्छा हुआ एक्सपायरी थी कि हम शायद और हाँ लिमिटेड नुकसान में बच गए। शायद एक्सपायरी नहीं होती और पोजीशन अगर कैरी हुई होती तो और ज्यादा नुकसान लगता। सो आई थिंक इस फॉलो जो सेलिंग दूसरे दिन की सेलिंग अगर पहले दिन की सेलिंग के मुकाबले 3 गुना 4 गुना बड़ी हो, उससे ज़्यादा भारी भरकम वॉल्यूम पर हो, उससे ज़्यादा हल्के बेस पर हो, ये चिंता की बात है। इसका मतलब ये कि कट बड़े गहरे आ रहे हैं और वापस से स्टॉक को रिकवर होने में, संभलने में, सुधरने में शायद वक्त लग सकता है, ये आ रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ एक ही है कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी आज ही खुला है और मंगलवार को बंद होना है। एंकर इन्वेस्टर्स 6000 करोड़ डाल चुके हैं। जो प्राइस बैंड दिया गया है उसके निचले स्तर से भी नीचे अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2 दिन पहले जिन लोगों ने एंकर बुक में डाला है उनके लिए आज ऑलरेडी भारी भरकम नुकसान है। अब कोई रिटेल या एचएनआई इन्वेस्टर अगर प्राइस बैंड के निचले सिरे पर है तो कब और कैसे और क्यों पैसे लगाएंगे, ये देखने वाली बात है। तो अब से लेकर 31 जनवरी तक सबसे बड़ी चीज़ है, हालांकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अदानी ग्रुप भी अपनी तरफ से जो कुछ भी क्लेरिफिकेशन देना वो दे रहा है, हिंडनबर्ग भी वापस क्लेरिफिकेशन दे रहा है। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय नाम ऐसे हैं जो उनके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं, खड़े होते दिख रहे हैं अदानी की तरफ से, अपनी तरफ से। प्लस यहाँ लोकल ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोटक की रिपोर्ट आई है, सीएलएसी की रिपोर्ट आई है, हर एक की अपनी अपनी आ रही। तो दोनों तरफ के खबरें आपको प्रो और अगेंस्ट वाली लगातार आती हुई दिख रही है और इसलिए आपके लिए ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है कि व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे बाजार हो चाहे अदानी ग्रुप के शेयर हो, आपको शांति से बैठना चाहिए क्योंकि बहुत वोलेटाइल रह सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं। कुछ चीजें अगर बाजार के ठीक हो जाए तो रिकवरी भी वो शार्प फास्ट आ सकती है। सो अभी हमें निपटना बजट से था, बजट तो रह गया दूर और बजट के पहले ये अनएक्सपेक्टेड जो चीज आई है इससे बाजार को और सारे इन्वेस्टर्स को निपटना है। तो आई थिंक थोड़ा सा जिस तरह से लगातार खबरें आ रही, कब कौन सी अच्छी या खराब, अच्छी खबरें तो आमतौर पर आती नहीं, खराब खबरें कब कौन सी आ जाए, इसलिए एकदम आप अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। और सुबह भी हम इसलिए बात करते हैं कि 17,700 स्टॉप लॉस लगाना है मतलब लगाना ही लगाना है, बिना स्टॉप लॉस नहीं ट्रेड करना है मतलब नहीं करना है, क्योंकि ऐसे वक्त ही आपको स्टॉप लॉस की अहमियत समझ में आती है कि क्यों लगाना चाहिए। सो अगर डिसिप्लिन रहेंगे, स्टॉप लॉस लगाकर रहेंगे तो बड़े नुकसान से, नुकसान तो तब भी होगा लेकिन बड़े नुकसान से बच जाएंगे और नुकसान उतना होगा कि जो आप संभाल पाएं। सो आई थिंक इस वक्त आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन हल्की रखना, लिमिट में रखना, अपने कंट्रोल में रखना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा शेयर गिरे हुए, मुंह में पानी आ रहा है, ये ले लें तुरंत बढ़ जाए। हो सकता है वैसा हो भी जाए, लेकिन अगर ये सोचें कि अगर मैंने जैसे ही लिया उसके बाद 5 या 10% घट गया तो मेरी ताकत है क्या, और अगर उसका जवाब ना में आ जाए तो लेने की सोचे भी ना। और अगर आपको लगता है नहीं 10% घटने पे मैं और ले लूँगा, मेरी वो ताकत है, तो फिर शायद आपके लिए कभी मौका बन सकता है नीचे में एक्यूमुलेट करने का। तो मेरे ख्याल से रिस्क मैनेजमेंट अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल 200 पॉइंट की गिरावट आप संभाल लेते अगर आपने अपना स्टॉप लॉस फॉलो किया हो। बट इस पूरे अदानी मैटर पर सर 3:30 बजे हमने एक स्पेशल शो भी तैयार करा है, ये पूरा मैटर समझने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, आपको क्या समझना है, इसके लिए क्या आरोप लगाए गए हैं, अदानी ग्रुप की तरफ से क्या डिफेंस आया है, आखिर हिंडनबर्ग है एग्जैक्टली कौन इनके समर्थन में और आवाज़ उठा रहा है, अदानी ग्रुप का क्या कहना है, कितनी इनकी डेट है क्योंकि उस पर कई सवाल आपके आ रहे हैं, प्लेजिंग कैसी करी गई है, ये सारी जो भी डिटेल्स हैं थ्रू द शो तो ऑफकोर्स हम इसकी बात करेंगे, बट 3:30 बजे एक स्पेशल शो भी है, इसके लिए भी आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। यहाँ पर भी रहेगा पूरा फोकस अदानी सवालों के घेरे में आज 3:30 बजे जी बिजनेस पर। चलिए, तो ये है इस समय की बाजार की का पूरा एक्शन और साथ ही जो मूवमेंट आपको आज बिल्कुल एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ तैयार है। आज स्टूडियो में एक नहीं 2 बड़े बड़े और बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं, आशीष सर और चंदन जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चंदन जी, आपको तो मैं पहली बार ही टी शर्ट में देख रहा हूँ, मतलब स्टूडियो में आमने सामने। बिल्कुल, स्टूडियो में नहीं आते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं। हाँ, स्टूडियो में मतलब जनरली आपके दूरदर्शन होते हैं, आज नजदीक से हैं। बिल्कुल, टी शर्ट पहन के और इस मार्केट में हल्का रहना भी एक अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये नहीं लगना चाहिए खाली टी शर्ट बची है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, इसका मतलब ये है कि टी शर्ट पोजीशन हल्की है हमारी, पोजीशन हल्की रहना ज्यादा टेंशन नहीं है। नहीं तो सूट पहना हुआ रहता है और इस मार्केट में रहते ना तो लोग समझते हैं कि ये सूट उतारना पड़ेगा। बट मेरा तो ऐसा मानना है, डिप मिले बाजार में, हो सकता है थोड़े दिन और करेक्शन हो, डिप मिले तो अक्यूमुलेट करना चाहिए क्योंकि बाजार वोलेटिलिटी
अपॉर्चुनिटी देता है। बिल्कुल मौका मिलता है, इस मौके का भी पूरा विश्लेषण करेंगे ट्रेडर्स के लिहाज से भी और इन्वेस्टर्स के लिहाज से भी। आशु सर भी हमारे साथ है और स्टूडियो के बाद धर्मेश कांत साहब, सुमित बगड़िया साहब जुड़ चुके हैं, थोड़े और मेहमान हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में। लेकिन पहले एक बार अदानी ग्रुप के शेयरों पर ही एक राय आशु सर से ली जाए। आशु सर, जिस तरह की गिरावट हो रही है, एक और लोगों के लिए ये मुश्किल काम है कि अपनी पोजीशन कैसे संभालें, और दूसरी तरफ काफ़ी लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा है कि यही शेयर मतलब हम लाइन लगा लगा कर खड़े होकर लेते थे कि लेना है लेना है लेना है, और अब मिल रहे हैं तो ले या नहीं ले। तो ये बताएं कि लेना है या देना है। अनिल जी, अभी आपने एक ना स्टेटमेंट बड़ी अच्छी बोली थी कि ये जो फॉलो अप सेलिंग है। नॉर्मली अनिल जी ऐसी बड़ी गिरावट एक दिन हो, उसके बाद छुट्टी के साथ जो रिफ्यूटल आ गया अनिल जी, उसमें एक बाउंस बैक हमेशा ज़रूर आता है इतनी बड़ी गिरावट के बाद। उस बाउंस बैक में सर बाउंस बैक तो आना छूट, डबल गिरावट आ गई है। तो अनिल जी अच्छा पानी क्यों आ रहा है? क्योंकि 4000 देखा हुआ था इसलिए? अनिल जी पानी इसीलिए आ रहा है ना कि 900 रुपये देखा था अदानी पोर्ट और 1200 लगता था और 4000 पे लगता था 5500 हो जाएगा, इसीलिए पानी आ रहा है ना। मतलब ये पानी वाला जो रीजन है ना, ये मैं इस रीजन से कन्विंस नहीं होता हूं जो आपने बोला। बाकी क्योंकि हमने ऊपर का भाव देखा हुआ है, बहुत नीचे से देखा है। पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन अदानी में हुई है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड और भाव, एब्सोल्यूट ये 2 चीजें जिनकी वजह से पानी आ रहा है। बट अदरवाइज अनिल जी न्यूज के चलते तो मुझे ऐसा कोई पानी वाली बात नहीं लग रही। ऑन द कॉन्ट्री कोलेटरल डैमेज जो अदानी की वजह से हो रहा है, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है कि मतलब बहुत सारे जो मतलब बाकी स्टॉक्स पिट रहे हैं, जो मार्केट में नेगेटिविटी आ रही है, वो ज़्यादा चिंता की बात है इंस्टेड ऑफ अदानी। क्योंकि अदानी में जी देखिए ऑल सेड एंड डन, आप ये देखिए जब 4000 का स्टॉक हो जाता है तो रिटेल की पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाती है, मतलब बहुत कम लोग लेते हैं पोजीशन है। तो मुझे अदानी में इतनी चिंता नहीं है, पोर्ट में ज़्यादा है। पोर्ट में क्योंकि वो आपको ध्यान होगा, मैं कई बार कहता था वो बड़े भाई के चक्कर में छोटा भाई सब लोग लेते हैं कि नहीं यार ये वैल्यू कैचअप होगा इसके साथ, या एब्सोल्यूट वैल्यू में ले लेते हैं। तो और अनिल जी जो गिरावट हुई है ना, ये दिस इज नॉट गुड। अब क्या होता है अनिल जी, सबसे बड़ी बात चाहे अदानी स्टॉक्स में हो या बाकी में, पहली गिरावट पे लगेगा, जैसे बैंक निफ्टी उस दिन 500 पॉइंट घटा तो लगा होगा कि यार ये तो गिरावट आई, अच्छा लेना होगा। 1000 पॉइंट घट के बंद हुआ कि आज एक्सपायरी भी हो गई है, सब कुछ हो गया, अब लेना चाहिए। उसके 1000 पॉइंट के बाद अनिल जी 500 पॉइंट नीचे खुला तो भी लगा नहीं जी काफी हो गया, अब तो लेना चाहिए। उस 1000 पॉइंट हो गया, अभी 1000 पॉइंट था 2 घंटे पहले, तब भी कुछ लोगों से बात हो रही थी बहुत हो गया, अब 1400 पॉइंट हो गया। तो अनिल जी मैं वो वाला आदमी तो नहीं रहूंगा ना जो मैं लोएस्ट पे लूंगा। तो मुझे तो 500 पे भी नहीं लेना, 1000 पे भी नहीं लेना, 1500 पे नहीं, दो तब मैं बचूंगा। नहीं तो मैं वो नहीं बनना चाहता कि देखा अनिल जी मैंने कहा था ना यहाँ से घूमेगा। घूमने से पहले मैं बहुत घूम चुका होता नहीं तो अब पता नहीं ना अनिल जी वो क्या है। तो अनिल जी रिवर्सल पे ले लेंगे। अच्छा दूसरी चीज थोड़ा ऊपर ले लेंगे लेकिन सेफ रहेंगे। अनिल जी देखिए एज एन एनालिस्ट हम बात कर रहे थे 17800 750 टूटा तो खराब, करेक्ट बिल्कुल 17750, ठीक है 17750, चलो 700 अब तो पूरा टूट गया, अब तो कहते हैं खराब 17200 आएगा। अब एक तरफ मैं ये बोलता रहा, महीना 1.5 महीना बोलता रहा टूटते ही खराब टूटते ही खराब। अब टूटने पे, अब जैसे चंदन ने कहा कि ऐसी पैनिक में लेना चाहिए, अब मैं अपना वो लेवल रिस्पेक्ट करूं कि टूट गया, या मतलब एक वो कॉमन सेंस यूज करूं कि बहुत पैनिक आ गया। सोनी जी एक आम आदमी के लिए बहुत कंफ्यूजन है, इजियर सेड देन डन। मैं भी ये सब जो बोल रहा हूं ये बोलना बहुत आसान है मेरे लिए, ये सब कहना, लेकिन लेना बहुत मुश्किल है। तो हम थोड़ा सा रिवर्सल पे लेंगे, बाकी इसी बजट के या चलते हैं 2 फरवरी के लिए कुछ ऑप्शन स्प्रेड बनाते हैं, अभी आपसे शेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक ये जो ओवरऑल बात थी अनिल जी, मैंने जैसे देखो 2 तरह के लोग हैं, एक ट्रेंड को ट्रेड करते हैं और एक ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करते हैं। जो ट्रेंड के साथ ट्रेड करने वाले हैं वो ट्रेडर्स है, जो ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करने वाले वो इन्वेस्टर्स है। तो इन्वेस्टर्स को जब जहां जैसा मौका मिलेगा वो मौका देखेंगे। ट्रेडर्स के लिए क्लियर कट है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ट्रेड करना शुरू कर रहा है तो वहां पर आपको सावधानी रखनी है, और बिना मतलब के ये सोच के, प्रॉब्लम क्या होता है जिस समय ट्रेडर्स को लेना होता है उस समय इन्वेस्टर्स लेते हैं, जिस समय इन्वेस्टर्स को लेना होता है उस समय ट्रेडर्स लेते हैं। तो वो सबसे बड़ी कंफ्यूजन वही है जो हम बात कर रहे थे, 17700 के नीचे सब कुछ बेच देना है, राइट। अब 17500 पे लग रहा है कि इतने पैनिक के बाद बेचना तो नहीं चाहिए, वो होता ही नहीं है, होता है ना। अब बताओ इस कंफ्यूजन में कैसे काम करें, यही सबसे बड़ा आंसर है। तो वो तो बात यही है, 18200 पे भी नहीं बिकता, 17700 पे भी नहीं बिकता, और इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। लेट्स सी कहाँ रुकता है, क्या होता है। अब ये किसको पता है कि 17500 आज जो है अब यहाँ से घूमेगा या 17200 300 तक का एक रास्ता जो खुला है 17700 के नीचे वहां तक पहुंचेगा। कुछ बड़े चार्ट पर एक बार जरा सुमित जी से राय ली जाए। सुमित जी कहाँ तक की जगह खुल रही है? नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी देखिए आज एक ब्रेकडाउन आया है इंडेक्स के अंदर, और ब्रेकडाउन के बाद ये वन वे गिर रहा है और रुकने को तैयार नहीं है। 17500 का इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, वो टूटने के बाद 17200 से 17250 तक की जगह इंडेक्स में नीचे की तरफ बन रही है, जो कि 1-2 दिनों में पॉसिबिलिटी है बजट के पहले अचीव होने का या टच होने का। तो अब 17200 17300 के बीच में जब आएगा वो सपोर्ट्स अच्छे से होल्ड करना चाहिए।
और 17,500 के नीचे वहां तक की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है और 1 या 2 दिन में ही होने की पॉसिबिलिटी है निफ्टी के लिए, जहां तक निफ्टी में बात करेंगे वहां। तो ये है इस समय बाजार पर नजरिया। आइए सुमित जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल भी आ रही है, बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु देखिए, अभी एक सेल कॉल ही रडार पे आया है, मार्केट्स नीचे है, करीब करीब 400 पॉइंट के आसपास निफ्टी नीचे आने आ गया और बैंक निफ्टी तो 1400 पॉइंट नीचे है, तो सेल कॉल ही मिलने वाले हैं। तो जो सेल कॉल अभी मेरे रडार पे आ रहा है उसका आईटी सेक्टर का स्टॉक है, उसका अभी भाव चल रहा है 1115 फ्यूचर के अंदर 1115। स्टॉक का नाम है HCL टेक। HCL टेक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है। HCL टेक दबाव दिखा रहा है, पिछले 2 दिनों के लो ब्रेक कर चुका है और अभी और नीचे के लेवल दिखाने को तैयार है। HCL टेक में यहां से प्रॉफिट बुकिंग में 1090, 1075 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। HCL टेक में यहाँ पे CMB पे बिकवाली करे 1130, 1135 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर स्टॉक बहुत मजबूत हो जाएगा। तो जब तक 1135 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग नीचे में बनेगी, जिसमें 1090 से लेके 1075 तक के लेवल HCL टेक में 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करे HCL टेक 1135 के स्टॉप लॉस से 1090, 1075 के टारगेट्स के लिए। 1090, 1075 के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली आपको HCL टेक में। मजबूत आईटी सेक्टर भी अब कमज़ोर होने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। ये सुमित जी, ये जो आपके कंप्यूटर पे जो ये होता है ना, लैपटॉप का ये पूरा कीबोर्ड इसमें वो कौन सा बटन होता है जिससे खरीदने के लिए कौन सा बटन दबाना पड़ता है? F1 और बेचने के लिए मैं तो कई बार कहता हूँ कि F1 तोड़ दो। हाँ, वो मैं तो अपने डीलिंग रूम में कई बार कहता हूँ। तो सुमित जी का देखो, चेक करो, टूटा हुआ दिख रहा है। सुमित जी का वो बटन काम नहीं कर रहा है एक्चुअली। मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि तोड़ दो बिल्कुल F1। तो पुट कैसे खरीदोगे? हाँ जी। तो चलिए, आज F1 का बटन काम नहीं कर रहा है, ये साफ दिख रहा है। धर्मेश जी आपकी, अच्छा सुमित जी कुछ कह रहे हैं। जी सुमित जी। ऐसा है, देखो बटन दोनों होने चाहिए और जिस टाइम पे जिस बटन की जरूरत है उस टाइम पे वो बटन दबना चाहिए, तभी उसका मजा है और तभी उसकी वैल्यू है। वाह, क्या ज्ञान दिया सुमित जी, मजा आ गया। ज्ञान समय कौन बताएगा किस समय लिए? जी सुमित जी। पिछले 3-4 दिनों से अनिल जी सेल कॉल भी दे रहा हूँ और रेगुलरली दे रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे आप HDFC पे सेल कॉल देना, सुमित जी का है ना, आशीष जी मैं आपको बताता हूँ, इनका HDFC खाली HDFC लाइफ, HDFC AMC, HDFC लिमिटेड, यहाँ पे सेल कॉल आता है ना, वही अलर्ट हो जाने का। सही बता रहा हूँ, मार्केट सबसे पहले पकड़ते हैं। बहुत बढ़िया इंडिकेटर, मजबूत वाले शेयर को पहले है ना, सबसे पहले शॉर्ट कॉल सुमित जी के चार्ट पे आता, पता नहीं कहाँ से निकालते भगवान जाने। गजब की है। अरे जी, शॉर्ट कॉल तो पॉपुलर और आप तो वैसे भी जाने माने जाते हैं थोड़े थोड़े समय में अपनी एनालिस्ट की पसंद बदलने के लिए, राइट? थोड़े दिन सुमित जी को पसंद करके देखिए। अरे जी, पसंद सारे एनालिस्ट हैं मुझे। अरे जी, सारे एनालिस्ट पसंद है मुझे। आइए धर्मेश सर से भी एक बार जरा राय ली जाए। धर्मेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं, बाजार पर व्यू वक्त खरीदने का है, बेचने का है, या सिर्फ शो करने का? गुड आफ्टरनून जी। अनिल जी, वक्त तो खरीदने का ही है। देखिए, मार्केट में ऐसा पैनिक सेलिंग पहली बार तो देख नहीं रहे हैं, बहुत बार ऐसा हो रखा है और मार्केट ऊपर ही गया है। सो अगर 18,000 आया, 19,000 के पास भी मार्केट गया था, तो आपको अगर सिर्फ इंतजार करते रहेंगे तो फिर इंतजार ही करते रह जाएंगे। अब आज एक इवेंट बेस्ड सेलिंग हो रही है, रिपोर्ट बेस्ड, जो अदानी ग्रुप पर रिपोर्ट है उसको लेकर सेलिंग चल रही है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी स्टॉक्स है, अभी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है खरीदने की। मुझे लगता है कि सेलेक्ट बैंकिंग स्टॉक्स, सीमेंट स्टॉक, ऑटोमोबाइल और आईटी में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है खरीदने के लिए। तो नॉर्मली आप देखेंगे जब भी सेलिंग आती है बड़ी, उस सेलिंग में जो आउट परफॉर्मेंस स्टॉक्स होते हैं, आने वाले जब रिकवरी में भी पहले वही चलते हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मार्केट में एक आपको बजट के पहले का जो सेलिंग का फियर रहता है वो भी हो गया, दोनों एक साथ मिल गए। यहाँ से हो सकता है 200-300 पॉइंट मार्केट और गिरे, निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5 से 2% के आसपास का करेक्शन हो सकता है, बट उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि मार्केट ज़्यादा नीचे गिरने वाली है। तो खरीदने का ही ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से और गिरावट आ सकती है। डेज लो पर है बाजार, अभी अभी 501 पर सपोर्ट लिया है, 500 क्या तोड़ने की तैयारी में। आज सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने टूटते हुए देखे। सुबह 800 टूटा, फिर 700, 600 और अब एग्जैक्टली 500 पर आया हुआ है बाजार। देखते हैं कि टूटता है कि नहीं। आशु जी भी एक आपको कॉल देने के लिए तैयार है बाजार पर। उससे पहले आइए, जो आज की बड़ी वजह है, वेडनेसडे की भी, बट आज की और बड़ी वजह जो है अदानी ग्रुप शेयर्स में जो फॉल आई है, जरा समझें कि पिछले 48 घंटों में एग्जैक्टली हुआ क्या है जिसकी वजह से बाजार में इतना मेहम फैला हुआ है। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल, बताइए चल क्या रहा है यहाँ पर?
देखिए यहाँ पर वाद विवाद का सिलसिला जारी है। जिस तरह से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती हुई दिखी है, उसके बाद लगातार ये दूसरा दिन है जहाँ पर अदानी ग्रुप के शेयरों में आपको भारी बिकवाली नजर आ रही है। इसमें अदानी ग्रुप पर जो हिडनबर्ग रिसर्च का आरोप लगा है, उसके तहत ग्रुप के शेयर चढ़ाने के लिए परिवार का पैसा विदेशी रूट से यहाँ पर निवेश किया गया है। साथ ही दूसरा आरोप है ग्रुप के शेयरों को चढ़ाने के लिए ऑपरेटर का इस्तेमाल इन्होंने किया है। यही नहीं, पैसा गलत ढंग से बाहर भेजा गया और कारोबार को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। तो ये तीन बड़े मुद्दे या बड़े आरोप आप कह सकते हैं। हिडनबर्ग रिपोर्ट जो उन्होंने निकाली है 32,000 वर्ड्स की, उसके जरिए ये इन्होंने कम्युनिकेट किया है। अब इसके जवाब में अदानी ने क्या कहा है, अदानी ग्रुप ने, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें इसके रिपोर्ट के जवाब में अदानी का रिस्पॉन्स है कि ये जो रिपोर्ट है ये आधारहीन और साथ ही गलत नियत से बनाई गई है। साथ साथ एफपीओ जो इनका आज से शुरू हुआ है, इसके पहले एंकर बुक के लिए ये इनका एफपीओ खुला था 20,000 करोड़ रुपए का अदानी एंटरप्राइजेस का। तो इस एफपीओ में अड़ंगा लगाने का यहाँ पर ये क्लियर कट मोटिव है। साथ ही अमेरिका और भारतीय कानून के मुताबिक इस कार्रवाई पर विचार होना चाहिए, ऐसा कहना है अदानी ग्रुप का। साथ ही हिडनबर्ग का अदानी ग्रुप के इस जवाब पर उनका काउंटर है कि हम अदानी ग्रुप की कानूनी कार्रवाई का स्वागत करते हैं। अदानी ग्रुप को अमेरिका में केस दाखिल करना चाहिए और हमें ढेर सारे दस्तावेज चाहिए और लीगल केस से ये रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। तो ये कह रहे हैं कि आगे चलकर अगर ये केस फाइल करते हैं तो हम इनसे लगातार लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी उनकी क्लैरिफिकेशन है ये फिर ओपन हो जाएगी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए। अदानी का प्रेजेंटेशन के जरिए इनका जवाब ये है कि 88 सवालों में से 21 हमारे डिस्क्लोजर से लिए गए हैं और 21 सवालों पर 2 साल इन्वेस्टिगेशन का दावा भी बेदम है, यानी कि उसमें कोई भी वेटेज नहीं है। इनफैक्ट 9 में से 8 लिस्टेड कंपनियों में बिग 6 ऑडिटर्स भी शामिल हैं। तो ये क्लियर कट उनकी तरफ से ये कहना है कि यहाँ पर जो ग्रुप की रेटिंग है 3 ग्लोबल 7 घरेलू रेटिंग एजेंसियों ने की है। तो इनकी तरफ से जितने भी इनके बुक्स है, जो अकाउंट्स हैं, वो क्लियर है। इन्होंने प्रेजेंटेशन में भी ये चीज़ की जो क्लैरिफिकेशन दी है, उससे अब यही लग रहा है कुल मिलाकर जो इनकी प्रमोटर और लेवरेज होल्डिंग है वो 4% से भी कम है। तो इनकी तरफ से ये क्लियर कट जो भी आंकड़े दिए गए हैं अदानी ग्रुप की तरफ से, ये हिडनबर्ग रिपोर्ट के जवाब में आते हुए दिख रहे हैं। अब यही देखना है कि आगे चलकर इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या ये केस फाइल करते हैं या फिर हिडनबर्ग रिपोर्ट जो है और कुछ और काउंटर जवाब यहाँ पर लेकर आते हैं। तो हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसकी वजह से पूरा एक्शन हुआ है और इस पर और जितने भी आपके सवाल हैं, डिटेल्स हैं, उसका जवाब मिलेगा अदानी सवालों के घेरे में आज दोपहर 3:30 बजे। उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़े। आइए, चंदन जी एक कॉल के साथ तैयार हैं, बिगुल उनके लिए, BTS डबल टी। बताएं चंदन जी। देखिए दीप, देखिए बाजार तो प्रेशर में है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। निफ्टी है जिस हिसाब से एक की लेवल के आसपास है, डाउन साइड बन सकते हैं। तो इंडेक्स में तो बिल्कुल बिकवाली की सलाह है, वीकनेस रहेगा। बट हमारा ऐसा मानना है कि सेलेक्टिव स्टॉक्स जहाँ पे बॉटम बन रहे हैं उनको पिक किया जा सकता है। तो 2-3 काउंटर मेरे जहन पे है, इन सबको ध्यान में रखते हुए तो शॉर्टलिस्ट करते करते 2 नाम मुझे जहन में आए हैं। एक है एमामी लिमिटेड और दूसरा है AI इंजीनियरिंग। तो AI इंजीनियरिंग पे यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। एक तरफ जब बाजार गिर रहा है उस कंडीशन में ये वीकली चार्ट पे बॉटम बना रहा है। स्टॉक्स ने लोअर टॉप लोअर बॉटम के वीकली चार्ट के नेगेटिव पैटर्न को निगेट किया है। कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, मैकेनिकल इंडिकेटर के बाय क्रॉसओवर यहाँ पे बन रहे हैं। तो AI इंजीनियर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अभी लगभग 2565 के आसपास चल रहा है, इसको खरीदे। 2510-15 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में ये काउंटर 2650 से लेके 2700 तक के टारगेट छू सकते हैं। ओके, तो गिरते हुए बाजार में भी एक बाय कॉल आ रहा है, कैश कॉल AIA इंजीनियरिंग, इस पर रखनी है नजर है। कैश का ऑप्शन जो सुमित जी देने की तैयारी में, उससे पहले आशु सर की तरफ से एक स्प्रेड है तैयार आपके लिए। बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु, देखो सब कुछ खराब है। टेम्पटेशन क्या हो रही है लेकिन लेने की, लेना चाहिए ना, मतलब एक अभी आप जनरली किससे बात करोगे, सब कुछ खराब है, टेम्पटेशन क्या हो रही है। लेकिन आपको पता है कि बहुत छोटा सा पैसा लगा के कुछ रिवर्सल तो ट्राई करना चाहिए। प्लेन वनीला तो मैं कभी नहीं इस बाजार में, तो मतलब वैसे भी, और मुझे नीचे का डर रहता है, ऊपर का तो मतलब दैट्स द रीजन। वो अप्सरा नाम जो मैंने दिया हुआ है जी, वो चाहे वो जो उस दिन बात हो रही थी ब्रह्मा के जमाने की भी आज भी हो, करेक्ट, वो ले ही जाती है वो पैसे सारे के सारे। वो फुट सेलर्स का हाल देख रहे हो क्या हो रहा है जी। तो दीपांशु, बजट भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ बजट
कोई रीजन हो सकता है थम जाए, कुछ रिवर्सल आ जाए। तो अभी चल रहा है 17,514। तो दीपांशु हम 17,600 की एक कॉल लेंगे और 850 की वहां से 250 पॉइंट ऊपर की 2 कॉल बेचेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, 17,600 की एक कॉल लेंगे, 17,850 की 2 कॉल बेचेंगे। इसमें मेरे पैसे लगेंगे दीपांशु सिर्फ 20 रुपए। ओनली 20 रुपीज इज माई आउटफ्लो। मैं सेव कहां तक हूं? 18,100 तक। नीचे 20 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और इन दिस काइंड ऑफ अ फॉल आईवीज आर वेरी गुड। बजट का एक होप है, एक्सपायरी 2 फरवरी को है, 1 फरवरी को बजट है, हम यहीं पे बैठे ही होंगे आपके साथ। तो 20 रुपए लगा के दीपांशु ये रिवर्सल, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर जिसको रिवर्सल लेना है, क्योंकि चला जाए 500 पॉइंट नीचे, 17,200 चला जाए, 20 रुपए तो मेरे को कभी भी मिल जाएंगे ये। राइट। ये 1 तारीख को भी आप ये देखना 17,500 का भाव 20 रुपए से बहुत ज्यादा होगा, मतलब 17,600 का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस रिवर्सल के लिए आई थिंक बैंक निफ्टी में भी एक स्प्रेड है, बट आई थिंक निफ्टी मुझे इस वक्त अच्छा स्प्रेड लग रहा है ये। अगर कोई चांस लेना है तो सिर्फ 20 रुपए आपको, अगर कोई चांस लेना है तो सिर्फ 20 रुपए। आपको पता है कि तेजी में बहुत ज्यादा आउटफ्लो मेरे से तो निकलता ही नहीं है मेरी जेब से, मंदी में निकलवा लो जितना मर्जी। और एक और चीज दीपांशु, 1:2 स्प्रेड, बियर स्प्रेड इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि नीचे के तो बहुत ही, मतलब अब वो टाइम चले गए, बियर स्प्रेड तो बनाने बंद हो गए। आप जहां 2 बेच रहे हो मतलब वहां पैगिंग है, नीचे की कोई पैगिंग नहीं है। सो बुल स्प्रेड देने का मतलब है रिवर्सल है, तेजी नहीं है, तेजी में नहीं हो बिल्कुल भी। लेकिन ये एक ट्रेडिंग कॉल है जो हम पिछले 2 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हैं कि मेरा स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी तरह का, पैसे आएंगे ही नहीं, मतलब कुछ भी कर लो। अब ये तो बहुत ज्यादा चले गए, लेकिन वो ना पर्पज ये था कि हम लेते इसलिए कि आएंगे, जब आने ही नहीं है तो क्या, अब ये तो बच गए अगर नहीं लिए तो आई थिंक ये निफ्टी का एक स्प्रेड है। एक बैंक निफ्टी का भी है, आप कहेंगे तो मैं वो भी शेयर कर लेता हूं। बिल्कुल, आता हूं मैं आपके पास बैंक निफ्टी का स्प्रेड के लिए। एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना है, ये जरूरी नहीं कि बाजार पर नेसेसरली बुलिश नजरिया हो, बट एक बाउंस बैक आ सकता है। तो 17,600 की एक कॉल खरीदिए, 850 की 2 कॉल बेचिए, 20 रुपए में आपका ये स्प्रेड बनेगा। 17,200 तक सेफ है ये, 18,100 तक सेफ है, 18,100 नीचे तो 20 रुपए से ज्यादा है नहीं, प्रॉब्लम है नहीं उसकी। चलिए ठीक है, ये है आशु जी की तरफ से बुल कॉल स्प्रेड बाजार पर इस समय। आइए सुमित जी के लिए बिगुल कैश का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक तो अपडेट, सुबह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेल दिया था, उसका टारगेट हिट हुआ है, मूवर लगा सकते हैं। एम&एम फाइनेंस के अंदर सेल का कॉल दिया था, पुट लेने का सलाह दिया था, ऑलमोस्ट जस्ट टारगेट के पास है, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट टारगेट अचीव मान सकते हैं, उसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग है, कर सकते हैं। और अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो भी सेल साइड का ही है, स्टॉक के अंदर दबाव है, स्टॉक का भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 135 और ऑप्शन के जरिए इसके अंदर पुट लेने का सलाह होगा। तो स्टॉक का नाम है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल के अंदर सेलिंग प्रेशर है, एबी कैपिटल में रिसेंट के स्विंग लो ब्रेक हो चुके हैं, एबी कैपिटल में यहां से दबाव देखने को मिलेगा। बिकवाली करे या ऑप्शन के जरिए ट्रेड ले, 135 वाला पुट ₹5.50 ₹5.55 पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। एबी कैपिटल के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से 130 रुपए से लेके 127 रुपए तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। एबी कैपिटल के अंदर ब्रेकडाउन है, रिसेंट के लो ब्रेक हो चुके हैं। 135 वाला पुट यहाँ पे खरीदारी करें, ₹3.5 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर के अंदर 8 रुपए से लेके 10 रुपए तक के टारगेट एबी कैपिटल के 135 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इसको जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, अगर इंट्राडे में प्रॉफिट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। जो लोग रिस्क नहीं ले सकते वो लोग इंट्राडे में ही काट के जा सकते हैं 3.20 3.25 तक, और जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो मंडे तक कैरी भी कर सकते हैं। एबी कैपिटल का 135 का पुट लेने का सलाह रहेगा। तो ये है आपके लिए एबी कैपिटल पर पुट खरीदने की सलाह। इस समय तो आप ज्यादातर पुट ही देख रहे हैं। इनफैक्ट वायदा बाजार की बात करें, फॉरगेट निफ्टी, वायदा बाजार की बात करें तो सिर्फ 8 स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड कर रहे हैं, बाकी सब में आपको आज गिरावट दिखेगी। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, रेड्डीज जो नतीजों का रिएक्शन आ रहा है तीनों पर, सन, डिवीज, अशोक लेलैंड, सिप्ला और पीवीआर, यहाँ पर एक्शन आपको दिख रहा है, और आईटीसी जो सुबह से थोड़ा बजेंगे। बस बाकी सारे काउंटर्स में आपको वीकनेस दिखी हुई है, और एक उनमें से काउंटर है डिक्सन टेक का, जहाँ पर 20% की गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। सुबह अनिल जी बात भी कर रहे थे स्टॉक ऑफ द डे में 10 से 15% की वीकनेस तो दिख ही रही है, जिस तरह से खराब नंबर्स आए हैं, पर 20% का कट आपको आज इस काउंटर में दिखा है। एक बार समझते हैं डिक्सन टेक, क्योंकि बाजार का दोनों तरफ का नजरिया, एक बहुत शार्प रनअप भी हुआ था इस काउंटर में, एक समय में बाजार का फेवरेट भी था, वहां से स्टोरी ये जो रिवर्स हुई है, अब और कितना नीचे जा सकती है, और जो खरीदना चाह रहे हैं या जो इस पर अभी भी पॉजिटिव व्यू है, उनका क्या नजरिया है। बुल वर्सेस बेयर, डिक्सन टेक तैयार है हमारे साथ नुपुर और कुशल। और नुपुर, क्योंकि आज के बाजार में पर्टिकुलरली डिफिकल्ट काम आपका है बुल बनकर, बताइए डिक्सन टेक।
बिल्कुल काफ़ी डिफिकल्ट काम है, इसलिए मैंने येलो को चूज़ किया था। पर एनी विच वेज बुल की बात करें तो शुरुआत करती हूँ मार्जिन से। पिछले क्वार्टर में मार्जिन में दबाव था, लेकिन ग्रॉस मार्जिन हो या एबिटा मार्जिन हो, इस बार जो नतीजे आए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अनुमान से भी बेटर थे मार्जिन। और आगे चलकर भी कंपनी ने कहा है कि मोबाइल और लाइटनिंग कारोबार है, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वहाँ के जो मार्जिन होंगे वो सपोर्ट करेंगे ओवरऑल मार्जिन को। और जो होम अप्लायंसेस सेगमेंट है उसने भी इस बार काफ़ी बढ़िया किया था। मैनेजमेंट ने कहा है कि FY24 के जो मार्जिन होंगे वो 4% के आसपास रहेंगे। ऑन एन एवरेज इस कंपनी ने 3 to 3.5% के मार्जिन देखे, तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आने वाला है मार्जिन में आगे चलकर। तो मार्जिन का जो कंसर्न था वो अब मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है इस एस्पेक्ट को लेकर। बिल्कुल नुपुर, पर मार्जिन तो तब आएगा जब रेवेन्यू आएगा। जेफरीज का 3500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था एस्टिमेट Q3 के लिए, उसके मुकाबले लगभग 2400-2500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आ रही है। साथ ही कंपनी ने गाइडेंस ये जो घटाया है, यही एक बहुत बड़ा डैम्पनर है, जिस वजह से लिस्टिंग के बाद सबसे बड़ी फॉल हमें डिक्सन टेक में देखने को मिली है। 15,000 करोड़ रुपए का पहले इनका रेवेन्यू गाइडेंस था FY23 के लिए, अब 12,700 करोड़ रुपए का इन्होंने ये गाइडेंस घटाकर कर दिया है। तो इसी वजह से निवेशक काफी नाराज हैं। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आगे मार्जिन्स, ऑब्वियसली मार्जिन्स कंट्रोल हो सकती है, पर कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू को लेकर चिंता बनी है वो ज्यादा हावी होती हुई दिख रही है और इसी वजह से स्टॉक प्राइस में ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है। बिल्कुल, FY23 का गाइडेंस कंपनी ने कट किया है, लेकिन FY24 का जो गाइडेंस है 19,000 से 21,000 करोड़ के रेवेन्यू का, वहां पर अभी भी उनको लग रहा है कि वो हो पाएगा FY24 में, क्योंकि जिस हिसाब से PLI का बेनिफिट आने वाला है कंपनी को, कंपनी ने जो केपेक्स किया है उसका आउटकम आने वाले सालों में दिखेगा। इंडिया का भी फोकस है मेक इन इंडिया, और जिस हिसाब से PLI का बेनिफिट इंसेंटिव स्टार्ट हो चुके हैं कंपनीज को मिलना। अगर इन पर्टिकुलर डिक्सन की बात करें तो चाहे वो लाइटनिंग प्रोडक्ट्स हो, मोबाइल सेगमेंट हो, कंपनी को PLI अप्रूवल आया है तो वो बेनिफिट आपको दिखेगा। साथ ही साथ एक और पॉइंट था इस बार के नतीजों में, जो बैलेंस शीट है कंपनी की वो काफी मजबूत होती दिखी थी। अगर Q3 की बात करें या 9 मंथ की बात करें तो दोनों में ही बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग थी। फ्री कैश फ्लो करीबन 400 करोड़ के इस बार आते दिखा था, जो नेट डेट रीस्ट्रक्चर रिड्यूस हुआ था वो भी काफी बढ़िया था। तो बैलेंस शीट के तौर पर भी देखे तो काफी मजबूती अभी 9 मंथ्स में दिखी है। बिल्कुल, पर साथ में ये भी देखना है कि जो फंडामेंटल फैक्टर है टेक्नोलॉजी का, वो एक बहुत बड़ा रिस्क बनता है। तो जिन भी मोबाइल कंपनियों के लिए ये मोबाइल्स बनाते हैं, स्मार्टफोन्स बनाते हैं, उनका अगर बिजनेस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है तो इनके रेवेन्यूज पर भी इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता है। और इस वजह से जो कंपटीशन बढ़ रहा है, जो नंबर ऑफ कंपनियां बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी जिस वे से चेंज हो रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो मोबाइल सेगमेंट का रेवेन्यू है आगे चलकर वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और यही एक बड़ा प्राइमरी रीजन है कि आगे का हो सकता है कि जो आउटलुक जितना ये बता रहे हैं FY24 के लिए, वो हो सकता है कि अचीव ना हो पाए। बिल्कुल, मोबाइल सेगमेंट की आपने बात किया तो मैं बता देती हूँ कि कंपनी ने कहा है कि वहाँ पर भी कंटिन्यूस वो लोग नए कस्टमर्स ऐड करते रहेंगे और आने वाला जो 4th क्वार्टर है वहाँ पे 2 नए कस्टमर्स आने वाले, जिनसे जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की उम्मीद है वो करीबन 4,000 से 5,000 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो नए कस्टमर्स कंटिन्यूसली कंपनी जोड़ रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो OEM है और ODM जो कंपनी के सेगमेंट है, OEM काफ़ी बड़ा सेगमेंट है कंपनी के लिए, जहाँ पे वो कंपनी ऑर्डर्स पे प्रोडक्ट्स बनाती है उनके क्लाइंट्स के लिए, वहाँ से वो शिफ्ट होकर ODM पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ODM के जो मार्जिन होते हैं वो काफ़ी बेटर होते हैं। और ODM पे अगर वो ज़्यादा फोकस करे और इस पे अगर उनका फोकस है तो मार्जिन भी इंप्रूव होंगे, नए क्लाइंट्स ऐड करें तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी यहाँ से आएगा। चलिए, सर्टेनली इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ODM से शिफ्ट होने में आएगा, पर अभी भी इसका जो प्रोपोर्शन है इनके ओवरऑल अर्निंग्स में वो काफी छोटा है। तो देखना होगा कि ये इस पर कितने बुलिश हो पाते हैं, कितना बैंक अपॉन कर पाते हैं और कितना शिफ्ट कर पाते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कंपनी की जो ग्राहक है, जो अब OEMs की बात कर रहे हैं, उनकी स्थिति अभी भी खराब है। तो कहीं ना कहीं एक अभी अनिश्चितता का जो हैंगओवर है ग्राहकों को लेकर वो अभी भी बना हुआ है, और यही रीजन है कि यहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन आपको आज के दिन में देखने को मिला है। बिल्कुल, स्टॉक में आज दबाव और ऊपरी स्तर से भी देखें तो 40% की गिरावट है, जिसके चलते अब वैल्यूएशन काफ़ी जो एक्सपेंसिव होते थे वो अब थोड़े सुधर चुके हैं, आधे हो चुके हैं वैल्यूएशन। जैसे जेफरीज की देखें तो उनकी खरीदारी की सलाह और जो लक्ष्य उन्होंने दिया है वो 4,840 के आसपास का है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन है कितने सस्ते हुए हैं। हालांकि BSE में मैं अभी चेक कर रहा था तो 110 का PE अभी भी दिखा रहा है डिक्सन टेक का। तो
एक्चुअली ये नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्रेडिट स्विस को जो है यहाँ पर इनको डाउनग्रेड करने की क्या जरूरत पड़ी। इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है न्यूट्रल रेटिंग के साथ, लक्ष्य 4500 से घटाकर सीधा 3300 रुपए के कर दिए और अब तो 3300 से भी 2700 आ गया। उन्हें आज का क्लोजिंग प्राइस दिखाएंगे, फिर देखेंगे नया रिव्यू क्या निकल कर आता है। बट बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। धर्मेश जी, डिक्सन टेक लगातार नतीजों पर डिसअपॉइंट करते हुआ, गाइडेंस स्पेशली बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही सर। दीपांशु देखिए, मुझे वो बिजनेस कभी समझ में नहीं आता है जो 3-4% का ऑपरेटिंग मार्जिन का बिजनेस हो, पैट पर आप जाएंगे तो 2% आ जाता है। तो वॉल्यूम की कुछ भी बात करें, देखिए जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है ठीक हो, बट एज एन इक्विटी इन्वेस्टर थोड़ी भी वॉलेटिलिटी आती है, चाहे इनपुट प्राइसेस में आए या OEM से डिमांड की अगर कमी हो जाए तो इमीडिएटली प्रॉब्लम आ जाते हैं। और ऐसा बिजनेस जो 3 या 4% मार्जिन का हो, सिर्फ आप ऑर्डर के बेसिस पे स्टॉक की वैल्यूएशन मल्टीपल आप अभी मैंने एनएससी पर चेक किया तो 88-85 का अभी भी इनका TTM बेसिस पर वैल्यूएशन मल्टीपल चल रहा है PE के हिसाब से। सो इतना महंगा शेयर क्यों, मतलब खरीदने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। तो मेरे हिसाब से इसका टोटल अवॉइड। बिजनेस करने के लिए ठीक है, बट इक्विटी इन्वेस्टर के लिए 3-4% मार्जिन का बिजनेस और 80-90 के PE मल्टीपल पे लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। तो लेने की अभी भी गुंजाइश नहीं बनती है और हम देख ही रहे हैं कितना बड़ा वैल्यू डिस्ट्रक्शन आज काउंटर में हो रहा है। आइए, आशु सर के पास एक और स्प्रेड है तैयार, कुछ और कॉल्स भी हैं। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु, एक तो अभी आप एक बैंक निफ्टी का स्प्रेड है, उससे पहले मैं एक स्टॉक का स्प्रेड देना चाहता हूँ। वो भी आप 5-6 स्टॉक्स की बात कर रहे थे कि कुछ पॉजिटिव है या 8 ही बचे हैं, उनको तो छोड़िए। नहीं, मैं उसी पे ढूंढ रहा था। एक्चुअली क्या उसमें से एक स्टॉक है जो पिछले दिनों से थोड़ा बेटर लग रहा है, और अगर कन्विक्शन हो और सब कुछ राइट है तो जब एक एक्स प्राइस पे बेटर लग रहा था तो उससे नीचे मिल रहा है तो बेटर जरूर होगा। वो स्टॉक है DLF। दीपांशु DLF का भाव चल रहा है 355-56 फ्यूचर में। राइट। इसकी इन द मनी कॉल लेनी है 350 वाली एक, जिसका भाव चल रहा है कोई 17-18 रुपए, और 370 की एक बेचनी है। ये स्प्रेड दीपांशु रेशियो स्प्रेड नहीं है, 1:1 1:1 है। 9 रुपए की कॉस्ट है। 9 रुपए की कॉस्ट मीन 350 + 9 359 का आप DLF में लॉन्ग है। वर्स्ट केस सब कुछ नीचे सर्किट लग जाए, 9 रुपए से ज्यादा नहीं जा सकते आप। राइट। और अगले ये, क्योंकि ये मंथ का स्प्रेड है, ये पूरा मंथ है। अभी मैं इसमें एक और डिस्क्लेमर भी दूंगा और मतलब फॉलोअप भी है। हमारा 370 और 400 वाला एक स्प्रेड ऑलरेडी चल रहा है, उसमें अभी लॉस चल रहा है, लेकिन वो लिमिटेड लॉस है, वो भी 1:1 था। कि इतनी मारामारी में मुझे डर ही नहीं है, क्योंकि मैं को एक्सपायरी तक मैं आराम से, आज एक तो पहले 5-7 दिन में तूफान आ जाए और 15 दिन बाद सब चीजें ठीक हो जाए, तो आई थिंक ऐसे टाइम पे ऑप्शन के थ्रू आई थिंक, मतलब अभी अनिल जी से मैं वो ऑप्शन की जो रिपोर्ट आई है उस पर भी बात करूंगा जी, क्योंकि मेरे व्यूज थोड़े डिफरेंट है कि अगर ऑप्शन को यूज करें तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो मैं बोलूंगा DLF का 1:1 स्प्रेड बनाना चाहिए। वर्स्ट केस 9 रुपीज, या आपका पैसा मतलब 15 रुपए डबल होके पैसा वापस आ सकता है, और मतलब बहुत बढ़िया स्प्रेड है। और मुझे लगता है कि DLF में आज जो 350 के नीचे की गिरावट एक बार जो पूरे पैनिक में है कुछ स्टॉक्स के चलते हो गई है, बट अगेन कैविएट, मैं कुछ भी हो जाए दीपांशु डिसिप्लिन नहीं छोड़ूंगा। मैं एक की जगह 2 लॉट कर लूंगा, 4 लॉट कर लूंगा, लेकिन लूंगा ऑप्शन से, क्योंकि अगर 325 हो गया, ये 9 रुपए का भाव फिर भी 5 रुपए रहेगा, आखिर तक 4 रुपए रहेगा, वो 25 रुपए में सौदा संभल ही नहीं सकता। दीपांशु, हम जितना मर्जी बोले स्टॉप लॉसेज ये वो, ये यूं कटते हैं यूं, और अगर नहीं कटते तो ऐसा करते हैं कि आगे अगली बार लगाने लायक ही नहीं रह पाते। करेक्ट सर। एंड जितना मर्जी बोले इट इज नॉट एज डिलीजेंटली मतलब पॉसिबल होता है स्टॉप लॉसेज लगाना। ये मतलब एक तसल्ली देने वाली बात ज्यादा होती है। एक बैंक निफ्टी का स्प्रेड है दीपांशु, बताए। बैंक निफ्टी का दीपांशु अब देखो 2500 पॉइंट घट चुका है, ये भी वॉलिटिलिटी ऐसी है कि कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्प्रेड है, यहां से 42,000 की कॉल लेनी है 42,000 की, यहां से कोई 1700 पॉइंट ऊपर है, और 42,500 की 2 कॉल बेचनी है। दीपांशु, इस स्प्रेड में पता है क्या है, मुझे 15-18 रुपए मिल रहे हैं। मैं सेफ कहां तक हूं, 43,000 तक। अभी हम चल रहे हैं 40,200 पे। अब 2,500 घट के अगर 500-700 पॉइंट 1000 पॉइंट की रिकवरी आ जाती है तो ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। अगेन रिवर्सल, और इस रिवर्सल को प्ले करने के लिए दीपांशु मुझे क्रेडिट मिल रहा है। राइट। मतलब मैं 0 भी हो जाएगा, नहीं जाए 39,000 हो जाए, 40 रह जाए, 41 से नीचे रहे, मुझे 15-18 रुपए 4 दिन के पैसे मिल रहे हैं। तो ये तो इससे बढ़िया 42,000 क्या, 42,000 की कॉल right now is 100 rupees and 42,500 is 5750. So if I buy one, sell two, I get 100 versus 115, 15 रुपए क्रेडिट घर पे आता है मेरे। So you can treat it as a theta scalping.
प्लस पार्टिसिपेशन। दीपांशु, बजट है, इतनी गिरावट हुई है, मतलब आप खाली कैसे बैठ सकते हैं? मतलब इफ यू लुक एट टॉक द पार्टिसिपेंट्स, मतलब अंदर से इचिंग हो रही है कि अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे, कब करेंगे। मतलब वो देखो, जो वंस इन द मार्केट यू हैव टू बी इन द मार्केट, हर टाइम पे व्यू बनता है, लेकिन ऐसे सेफ व्यू निकालने चाहिए जिसमें पैसे भी आए, जाए नहीं, पार्टिसिपेशन भी हो सके, ना कि ये ले लो वो ले लो फलान ढमकान। जो चलिए, तो कवर करके आशु सर की स्प्रेड है, ध्यान रखिए इस पर। 42,000 की कॉल खरीदनी है, 42,500 की 2 कॉल बेचनी है एक रिवर्सल के लिए यहाँ पर आपको, और 15 रुपये आपको क्रेडिट मिलेगा, उस पर फिर आप इसको खेल सकते हैं। तो ये है आपके लिए 2 स्प्रेड, एक स्टॉक और एक बाजार पर। बाय द वे, कोई ज़्यादा खास रिकवरी के मूड में दिख नहीं रहा है, डेज लो के आसपास निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही आप 3.5% का कट आपको बैंक निफ्टी पर दिखेगा। 40,200 पर बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है और 17,525 पर निफ्टी है। एक बार के लिए 17,500 का भी लेवल तोड़ा था, 493 का लो बनाया है, अब 525 पर निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नतीजों का पूरा सीजन है, एनटीपीसी ज़्यादा रेडार पर रहता नहीं, एक बार क्विकली जान लेते हैं इसके नतीजे कैसे रहेंगे। नुपुर है हमारे साथ। नुपुर, बताइए। बिल्कुल, नतीजे काफ़ी मिले जुले रह सकते हैं क्योंकि कंपनी की आय है वहाँ पर तो 23% की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, करीबन 35,600 करोड़ के आसपास कंपनी की आय आ सकती है इस क्वार्टर में। कामकाजी मुनाफा देखें तो वो भी 9,307 करोड़ का इस बार का अनुमान है, लेकिन जो मार्जिन होके वहाँ पे शार्प डिक्लाइन आ सकता है। करीबन पिछले बार 31% के मार्जिन थे, जो इस बार कम होकर 26% का एस्टिमेट है, तो यहाँ पर नजर रहने वाली है मार्जिन में। और जो मुनाफा होगा अकॉर्डिंगली वहाँ पे 10% की डिक्लाइन का एक्सपेक्टेशन है, 3,721 करोड़ के आसपास प्रॉफिट्स आ सकते हैं। हालांकि जो एनर्जी प्रोडक्शन है वहाँ पे 3% की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, बेस काफ़ी हाई है मुनाफे का, तो वहाँ पे गिरावट की उम्मीद इस बार करी जा रही है। और जो कैपिटल का कंजम्पशन के लिए जो कोल प्रोडक्शन होता है वो भी देखें तो 62% की ग्रोथ वहाँ पर दिखेगी। और अप्रैल से दिसंबर तक की बात करें तो कोल प्रोडक्शन में करीबन 51% की ग्रोथ, तो नंबर्स काफ़ी मिले जुले रहेंगे। आय में तो बढ़त का अनुमान है, लेकिन मार्जिन दबाव में आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एनटीपीसी। देखते हैं इस काउंटर में अगर आप कुछ मूव आती है कि नहीं। नतीजों के लिहाज से कुछ वहाँ पर एक्शन आपको बनते हुए ज़रूर दिख सकता है। अंबुजा 16% नीचे है, थोड़ा नीचे से रिकवरी की कोशिश आ रही है बाजार में भी। इसके और एसीसी के गिरावट पर, स्पेशली अदानी ग्रुप स्टॉक्स खैर आज सारे गिरे हैं, बट यहाँ पर थोड़ी और जिंदा बनी हुई है। चंदन जी, एक बार अंबुजा सीमेंट का जरा चार्ट देखें, क्योंकि जो अदानी का ओपन ऑफर आया था उसकी जो रैली हुई थी वो पूरी रिवर्स होती हुई दिख रही है, वापस उन्हीं लेवल्स पर आ गया जहां से इस पर एक वो रैली शुरू हुई थी। जरा राय दें एक बार अंबुजा पर आपकी। दीप, राय से पहले तो मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, कल हमने आपके साथ में अंबुजा की 470 की पुट लेने की सलाह दी थी। वो पुट लगभग 9 से 10 रुपए के आसपास दी थी, उसका भाव मैंने देखा लगभग 100 रुपए हो गए। तो इस काउंटर में हमारा जबरदस्त मुनाफा आ गया, बिल्कुल 100 रुपए की मूव आई। हाँ, कल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें 9:25 का जो सुबह का फोनर था उसमें इसकी 470 की पुट खरीदारी की सलाह दी थी। तो काउंटर में ब्रेकडाउन है और एग्जैक्टली 465-70 पे ब्रेकडाउन था, तो उस ब्रेकडाउन का पूरा मोमेंटम इस काउंटर में मिला। अभी भी देखिए इतना गिर चुका है, तो मौजूदा लेवल पे तो नहीं सेल कर सकते, या तो आप ऑप्शंस के स्प्रेड में जाए या बाउंस आए तब बेचें, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है, डेंट काउंटर में है, बड़े शॉर्ट्स का बिल्टअप है, आज भी लगभग 10-12% का ओपन इंटरेस्ट है। ऑप्शंस के डेटा को देखूं तो जमकर कॉल राइटिंग हो रही है और पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि 415-20 का लेवल नहीं निकलेगा, वापस रिसेंट के 360-355 तक के डाउन साइड यहाँ पे वापस रिटेस्ट हो सकते हैं। आज 20% का सर्किट किया है अंबुजा ने, तो काफ़ी बड़ी गिरावट है और देखते हैं यहाँ पर अब सपोर्ट लेता है कि नहीं। नीचे से थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है। आइए, भसीन साहब भी हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। भसीन के हसीन शेयर्स। स्वागत है भसीन साहब। आज तो कार्नेज बना हुआ है बाजार पर, 3 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से सिचुएशन को संभलते हुए दिखते हैं सर, या और थोड़ी वीकनेस है अभी भी? हाँ, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी है सर, 2 मिनट के लिए एक ब्रेक लिया है सर, बताइए। हाँ, तो उनको कहना कि मेरे हिसाब से कल बड़ा अच्छा मौका था, 26 जनवरी थी, हिंडनबर्ग को पद्मश्री अवार्ड दे देना चाहिए था। और इस कारण से मेरे को लगता है, एक सेकंड, हेलो जी भसीन साहब प्लीज। भसीन साहब बताएं सर। हाँ, तो देखिए दीपांशु जी, मौका और दस्तूर दोनों साथ साथ नहीं आता। 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप में से 5 लाख करोड़ आपने 2 दिन में ही साफ कर दिया और 20,000 करोड़ का कैपिटल रेस था। आई वोंट गो इनटू द डायनामिक्स,
but I think this is a God-given opportunity. There will be nothing wrong, adverse in the budget. And I think that after the 6th of February, global markets are headed for the best month ever in the last 2 years. और आप देख ही रहे हैं. So why are we lagging so much is all about some of the insider people, some of the people who knew what was coming. And I think that all that has got priced in. So this is a good time to buy. सुबह आपको DLF का था, 2-3 दिन से आपको ऑटोस कह रहा था, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर एंड बजाज हैव बीन आउट परफॉर्मर्स. अब आपके DLF भी आउट परफॉर्म कर रहा है. अब आपके 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं. प्लीज बताएं. दोनों PSU बैंक लीजिए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 540 पे मुझे बहुत पसंद है. नंबर्स विल बी वेरी वेरी स्टेलर. तो स्टेट बैंक शुड बी योर पिक. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 528. लुक फॉर टारगेट्स क्लोजर टू 580. And second would be Can Bank. I think Can Bank numbers are very, very strong. Bank of Baroda numbers next week will be equally strong or maybe better. But Can Bank at 290 is giving a very good opportunity. Stop loss of 282, target of 320. ओके, तो बैंक्स पर रखिए नजर और कैनरा बैंक पर भसीन साहब का भरोसा आ रहा है. यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं. साथ ही दिग्गज SBI, यहाँ पर भी करिए फोकस. 580 का टारगेट SBI, 528 का स्टॉप लॉस और 320 का टारगेट कैनरा बैंक, 282 का स्टॉप लॉस. यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं. शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय और अपनी कॉल शेयर करने के लिए. तो 2 PSU बैंक्स हैं जो भसीन साहब के रडार पर आ रहे हैं. आज वैसे PSU बैंक्स ही हैं जहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा गिरावट भी बनते हुए देखी है. 3.5% नीचे बैंक निफ्टी आ रहा है और PSU बैंक्स में इन पर्टिकुलर सुबह से ही हम देख रहे हैं ज़्यादा वीकनेस का माहौल बना हुआ है. आइए नतीजों का ही है पूरा फोकस. और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, इसके भी आने वाले नतीजे कल एक बार नुपुर से जानते हैं. BEL का कैसा प्रदर्शन रह सकता है, नुपुर बताइए. बिल्कुल, BEL के जो अनुमान है वो देखे तो जो आय है करीबन 9% से इस बार बढ़कर आ सकते हैं. 4,000 करोड़ का एस्टिमेट है इस बार की आय का. कामकाजी मुनाफा देखे तो 7% के ग्रोथ का अनुमान है. 880 करोड़ के आसपास आ सकते हैं. मार्जिन फ्लैट रहेंगे. 22% के मार्जिन थे पिछले साल. इस बार भी अनुमान है कि 22% के आसपास आ सकते हैं. और जो मुनाफा होगा वहाँ पे 20% की ग्रोथ का अनुमान है. 703 करोड़ के आसपास आ सकता है. ऑर्डर बुक के एग्जीक्यूशन जो है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि वो बेटर रहेगा इस बार, जिसके चलते आय में आपको बढ़त दिखेगी. नॉन डिफेंस सेगमेंट का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है आने वाले 2 से 3 साल में वहाँ पे जंप होने की उम्मीद है. अभी फिलहाल 10 से 12% का कंट्रीब्यूशन है जो बढ़कर 25% हो सकता है आने वाले 2 से 3 साल पर. तो यहाँ पर मैनेजमेंट कॉमेंट्री पर नजर रहेगी. मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट या फ्लैट इस बार आ सकते हैं. तो यहाँ पे अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है तो वहाँ पर भी नजर रहेगी. ऑल इन ऑल म्यूटेड सेट एक्सपेक्टेड है. 9% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है और मार्जिन फ्लैट रह सकते हैं. तो ये है आपके लिए BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिस पर रखनी है आपको नजर. एक बार धर्मेश जी से भी BEL के बारे में बात करेंगे. आइए उससे पहले एक बार अनिल जी की जो मार्केट स्ट्रैटेजी है वो ले लेते हैं. थोड़ा लेट चल रहे हैं बट अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी. सर मतलब बताऊं ग्लोबल मार्केट अपडेट या फिर रहने दें हमारी स्क्रीन? कौन ग्लोबल, किसका ग्लोबल? कुछ वैल्यू है ना ना, कोई लेन देन नहीं है. हमारा डावा से क्या फर्क है. ये हमको देख के नहीं गिरता तो हम इनको देख के क्यों बढ़े. कोई संकेत ही नहीं. और बाकी कोई डेटा भी देखने की जरूरत है. अच्छा, वो भी नहीं है. सिंपल चीज. अब क्यों नहीं जरूरत है वो भी बता दूं. आप बोलोगे अच्छा ऐसा क्या हो गया आज आपको डेटा नहीं देगा, बाजार खराब है तो नहीं देगा. उसका रीजन है दीप जी, जब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 18,000 पर हो, अच्छा, और नीचे 500 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, उस डेटा की वैल्यू क्या है. मतलब 18,000 का पुट राइटर फंसा पड़ा है और काटना है नहीं इनको. मतलब अड़ा हुआ है कि नहीं काटूंगा, जो कट जाऊंगा लेकिन काटूंगा नहीं, वैसा वाला है. 18,000 के पुट पर 37 लाख शेयर है. 17,924 लाख शेयर. 17,600 708 पे 20 लाख शेयर है. 17,500 पर 32 लाख है. मतलब भले ठीक है क्वांटिटी हम जो 1-1 करोड़ देखते उतनी नहीं है, लेकिन है तो सही ना. सब मिला के अगर आप देखो तो करीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ शेयर आपके कॉल राइटर पुट राइटर्स शॉर्ट है, मतलब लॉन्ग है, जो रिस्क पर है. तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि जहां आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहे थे वही आपके लिए बड़ी रुकावट बन गई. अब 17,750 17,800 आपके लिए हो गया माउंट एवरेस्ट, जिसको चढ़ने का तो दूर की बात है, चढ़ने के लिए सोचना भी आपको मेहनत का काम लगता है. मतलब थकान उसी में आने. 17,800 जाना है, थकान आने लगती है. वैसे माउंट एवरेस्ट जाना है, लेह लद्दाख जाना है, वो ऐसा तो नहीं. और बहुत तैयारी करनी पड़ी, वैसा हाल हो गया. तो अभी अब आखिरी उम्मीद आपके लिए है 17,500 आज, क्योंकि जहां पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है
थोड़ा डेटा के हिसाब से सपोर्ट है जिसके बेहद करीब आप हैं। बाकी तो हर एक लिहाज से आप डे ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके हैं। अगला बड़ा सपोर्ट जो निफ्टी पर निकल कर आएगा वो 17,200 17,300 की रेंज में आएगा, वहां से रिव्यू करेंगे। वीकेंड सेशन है आपके सामने और 2 दिन की छुट्टी है। सोमवार को अमेरिका का, हमारा पता नहीं क्या होगा, अमेरिका का तो खैर जो भी होना हो, अब ये चीज़ें सेटल होंगी और बढ़ेंगी। 31 तारीख को अदानी का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बंद होना है, अगर वो फ्लॉप हो गया तो और मार्केट आपको खराब होते हुए दिखेगा। वो हो गया तो एक आध ठीक ठाक हो गया तो शायद शॉर्ट कवरिंग आ जाए। तो इतनी सारी अनिश्चितताओं के बीच में बेहतर यही कि शांति रखें। जब जहां जैसा मौका मिले, आप लॉन्ग हैं या शॉर्ट, अपनी पोजीशन का रिस्क मैनेजमेंट करते रहें। और अगर लॉन्ग पोजीशन पे आपको जब जहां मौका मिले निकलने का, रीजनेबल नुकसान में या फिर आपको कॉस्ट के आसपास बिना कमाने की तो सोचना ही नहीं है, वो ज़्यादा बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी। तो ऊपर में 17,750 17,800 है, नीचे में 17,200 17,300 है। ये रेंज अब निफ्टी की निकल कर आती है आपके लिए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपका 40,200 के आसपास है। बैंक निफ्टी में अच्छी बात यह दीप कि डेटा बहुत कम है, जितनी पुट राइटिंग निफ्टी में होकर रखी उतनी बैंक निफ्टी में है नहीं, तो इसलिए जगह भी उतनी ज़्यादा नहीं है नीचे जाने के लिए, और शायद पहले और ज़्यादा गिर भी चुका है। अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 40,000 के आसपास है और रुकावट 41,000 के आसपास है। लेकिन बैंक निफ्टी में दिक्कत है कि जब तक 41,700 के पार ना निकले, बहुत दूर है 41,700, 1,500 1,600 पॉइंट, तब तक आपको मजबूती नहीं दिखेगी, क्योंकि 41,550 41,600 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा है। तोड़ने के बाद इतना तेजी से गया है ना कि अब जब तक उसको वापस पार ना करें तब तक तो आप खराब ही खराब है। ठीक उसी तरह से जब तक आप 17,850 के ऊपर बंद ना हो, तो आपका वही 17,750 17,850 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, अब वो स्ट्रॉन्ग रुकावट की जगह बन जाएगा। जिस दिन 17,850 के ऊपर आप बंद होंगे, उस दिन पहला संकेत आपको मानना है कि हम ठीक हो गए हैं, तब तक नहीं। बैंक निफ्टी में जिस दिन 42,000 के ऊपर बंद हो, उस दिन आपको मानना है कि अब हम ठीक हो रहे हैं वापस से। तो अब यहाँ से लेके 40 से 42,000 की रेंज आपके लिए हर जगह सप्लाई की जगह, कहाँ बेचना है कहाँ हल्का होना है वही सोचना है। तो मामला तो बिगड़ गया, चार्ट तो बिगड़ गए, लेवल तो बिगड़ गए। कई बार होता है जब आप 3-3 4-4 हफ्ते एक ही ट्रेडिंग रेंज में रहते हैं और रेंज के पार कभी एक दिन निकलते हैं ऊपर या नीचे की तरफ, और आप देखिए 2 दिन पहले ही मार्केट ने संकेत दिया कि रेंज को ऊपर पार करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली 18,200 बनाया, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जिस दिन होगा एक ही दिन होगा, और उस एक दिन का आपको स्टॉप लॉस रखना है। उसके बीच में अगर आपने 8-10 बार राउंड मार लिए, ट्रेडिंग कर ली, तो आपका एक स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाता तो आपको उतना नहीं दुखता। लेकिन आपने 7-8 बार तो किया नहीं, 10 बार तो किया नहीं, उसी दिन आपकी पोजीशन रही जिस दिन ब्रेकडाउन देना था, तो ये तकलीफ। और वो भी तब जबकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो स्टॉप लॉस की अहमियत आज सीख लेनी चाहिए कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक है, ज़्यादा एडवेंचर करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल, तो एडवेंचर प्राणायाम करें। जो मार्केट इस समय तो से याद आया है, एक गौर फरमाइएगा आशु जी, जो मार्केट और जो अदानी ग्रुप के स्टॉक ताड़ासन कर रहे थे, वो मार्केट और ग्रुप स्टॉक सारे शीर्षासन कर रहे हैं। लेकिन है योग चल रहा है, ये बात सही है ना, चल रहा है ताड़ासन से शीर्षासन। एक और चीज़ है ना, पेशेंस रखो, भाव सारे आते हैं ना। हाँ, ये बात सिर्फ पेशेंस, सिर्फ लगता है कि ऊपर ही ऊपर वन साइडेड, सर सारे भाव आते हैं। हम हर बार ये कहते हैं कि इस बार डिफरेंट है, दिस टाइम इट इज डिफरेंट, इट इज नेवर डिफरेंट सर। जब भी इस तरह की तेजी बनती है, हर तेजी में यही बात होती है। वो अलग बात है जब भाव आते तो लिया नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल लिया अलग बात है सर। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि पहले से भरा है, पहले से भरा है। हाथ खाली रह ही नहीं सकते सर। अभी मैंने 3 स्प्रेड दिए हैं दिवांशु को, इसलिए दिए हैं कि बजट भी है और हाथ खाली रह ही नहीं सकते। और बड़े इंटरेस्टिंग स्प्रेड्स हैं अनिल जी। आप बाय चांस ब्रेक पे थे 2 मिनट, बट जी बिल्कुल ओके। तो ये है, बाजार पर नजर, हाथ खाली भी नहीं रख सकते, और इस मामले में देखिए तो जो जितना खाली है वो उतना खुश रहेगा। बट एक चीज, एक अपडेट और देना चाहता हूँ दीप, चूंकि हमने एसबीआई पर शॉर्ट करने की राय दी थी, 550 का टारगेट दिया था, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आपको ट्रेल करते रहना चाहिए, खरीदने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी मेरे ख्याल से 565 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बन सकता है, और अगर मार्केट नहीं सुधरा तो ये 500 510 तक भी जाने की जगह बना रहा है। एक बार जरा चंदन जी की मदद ली जाए, जब यहाँ बैठे ही हैं, तो लेवल्स के लिए चंदन जी, एसबीआई में क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर कोई शॉर्ट है तो, और क्या टारगेट? देखिए अनिल जी, एसबीआई में जो ये तेजी स्टार्ट हुई थी वो 520 के सपोर्ट से स्टार्ट हुई थी। ओके, 520 के सपोर्ट से इसने 630 तक का हाई बनाया, और फिर 5-6 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में भी 3 दिन में पूरा डैमेज देखने को मिला है। तो जो टेक्निकली मेजर सपोर्ट आएगा वो तो 520 के आसपास आएगा। आप समझ सकते हो कि 20 रुपए यानी कि मौजूदा लेवल से 4-5%
और अब आपको यदि पोजीशन रखनी है जी। तो आपको लगभग इसमें 555 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 555 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से 520 तक के डाउन साइड इसमें अभी भी है प्ले करने के लिए मेजर सपोर्ट को। तो चलिए, एसबीआई और डाउन साइड खुला हुआ है। वैसे तो 585 के करीब 586 पर शॉर्ट कॉल था वेडनेसडे का, वहां पर सारे टारगेट 550 तक के फाइनल टारगेट हिट हो गए और भी नीचे जाने की संभावना है। और जो रिवाइज लेवल्स हैं चंदन जी ने जो आपको दिए हैं वो आप अपने रेडार पर रख सकते हैं। एक स्टॉक ऑफ कोर्स जिसने होल्ड आउट किया है वो है आईटीसी। सुमित जी, आज सुबह पिक ऑफ द सीरीज की भी बात करी थी आईटीसी में, और ऐसे बाजार में भी 2% ऊपर है, संभला हुआ है। आईटीसी पर जरा एक फ्रेश व्यू दें सर, कुछ क्योंकि एक फ्रेश मूवमेंट भी आते हुए दिख रहा है इसमें। 348 रुपए 85 पैसे के आसपास का आज हाई लगा है। अनिल जी ने बोला था 26 जनवरी तक 350 लेके आ सकते हैं क्या, तो एक दिन थोड़ा सा आगे हो गया। 27 जनवरी को ये करीब 350 के पास आ चुका है। ये स्टॉक अभी और मजबूत बनेगा। 350 का लेवल निकलने के बाद जो मैंने पिक ऑफ द सीरीज में टारगेट दिए हैं 360 रुपए, वो लेवल्स अचीव होंगे और 375 रुपए तक का रैली भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आईटीसी जिस तरह से होल्ड करके रखा हुआ है, कोई भी 1-2 दिनों में अगर डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे इस पर खरीदारी करके ही चलना है। नीचे के अंदर डिप में 338 337 रुपए तक के लेवल करेक्शन में कभी भी आ सकते हैं। ऐसा कोई भी डिप आता है तो इस पर खरीदारी करना है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और 350 के बाद 360 और 375 ये लेवल जल्दी ही आईटीसी में देखने को मिलेंगे। आईटीसी में खरीदारी करने के लिए, लेकिन सुमित जी भले ही 26 जनवरी को नहीं आया हो 350, लेकिन इट वुड बी ट्रीटेड एज गुड एज 350, क्योंकि जिस तरह के माहौल में 345 पे भी ट्रेड कर रहा है ये अपने आप 345 पे भी ट्रेड कर रहा है ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। अब जो डेयर डेविल से वो ये भी बोल भी सकते हैं कि आईटीसी तो ऐसे माहौल में ही चलता है। हाँ। अच्छे माहौल में कहाँ चलता है। Exactly. आईटीसी के लिए तो माहौल ही ऐसा ही चाहिए। लेकिन अब जो भी है 346 और 350 में हम ज़्यादा फर्क किए बगैर, 26 जनवरी और 27 जनवरी में ज़्यादा फर्क किए बगैर पूरी क्रेडिट सुमित जी को देंगे। सुमित जी, आप बधाई के पात्र हैं, स्वीकार करें। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आईटीसी ये है स्टॉक, और मेरे ख्याल से आईटीसी कुणाल जी, राकेश जी ने भी रिकमेंड किया था। लगभग हमारे सारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन शुभम जी के भी रेडार पर था। शुभम जी के भी रेडार पर आया है। एक बार धर्मेश जी से पूछ लें। हाँ बिल्कुल, पूछिए धर्मेश जी, आईटीसी बजट से पहले? नहीं दीपांशु, इस लेवल पे हालांकि चला हुआ है, बट मैं अवॉइड करना चाहूँगा। अगर पिछले 2-3 बजट में आईटीसी पे सिगरेट पे कभी भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ी नहीं है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि ये इसमें अट्रैक्शन बनी रही, और प्लस ESG का जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे वहाँ से भी थोड़ा रिलीफ मिला, तो विदेशी निवेश काफ़ी आया है इसके अंदर। बट मौजूदा माहौल में एंड मुझे लगता है कि एक बार बजट देख लेते हैं, उसके बाद अपॉर्चुनिटी रहेगी तो वापस लेंगे। वैल्यूएशन वाइज अभी ये प्राइस टू परफेक्शन है। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी जिस पर आपको रखनी है नजर। बजट से पहले थोड़ा एक्शन में कोई काउंटर, कोई स्पेस, कोई स्टॉक सर जो बजट से पहले आपके रेडार पर हो, या इस बजट के लिहाज से जहां पर आप थोड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो धर्मेश जी? बिल्कुल, आई थिंक सीमेंट स्टॉक में मुझे काफ़ी एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, बिकॉज जो सरकार का आय है काफ़ी बढ़ के आएगा इस बजट में। मैं छोटे से अगर बताऊँ कि आप डायरेक्ट टैक्स देख लो 19.5 लाख करोड़ के आसपास इस साल का FY23 में मिलना चाहिए, और इनडायरेक्ट टैक्स का रेट 1,40,000 करोड़ का चल रहा है। सो ये लोग काफ़ी ओवरशूट करेंगे लास्ट जो बजट में इनका प्रोजेक्शन था रेवेन्यू कलेक्शन का। सो काफ़ी एल्बो सरकार को मिलने वाली इंफ्रास्पेंडिंग चल रही है और चलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह अल्ट्राटेक सीमेंट का रिजल्ट आया था, मार्जिन बढ़ के आया, वॉल्यूम ग्रोथ 12% का था। नॉर्मली जो नॉमिनल GDP होता है उसके आसपास का इनका वॉल्यूम ग्रोथ होता है सीमेंट कंपनीज के, और रियल से 1.3 टाइम्स के का ट्रैक्शन रहता है, तो उससे बेटर है। और इस गिरावट में 6700 के आसपास ये मिल रहा है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट है, और 2 क्वार्टर के लिए तो आराम से आप एज आ ट्रेडिंग प्ले भी इसको ले सकते हैं। सीमेंट स्टॉक में तेजी करनी चाहिए बजट से पहले, और थोड़ा ऑटोमोबाइल स्पेस में बना सकते हैं। ऑटोमोबाइल स्पेस बजट के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आई मीन नकारात्मक स्टांस होगा गवर्नमेंट का, सकारात्मक ही रहेगा बजट में ऑटोमोबाइल स्पेस के लिए। एट द सेम टाइम इनको इनपुट प्राइसेस का भी कंफर्ट मिला है, और नंबर्स में वापस ट्रैक्शन दिखने लगे हैं। मेजर रीजन रहा है सेमीकंडक्टर चिप का जो इशू था, वो काफ़ी रिजॉल्व होता हुआ नजर आया है, और इनकी एवरेज सेलिंग प्राइसेस में इन्होंने जो बढ़ोतरी ली थी वो स्ट्रीट को ऐसा सरप्राइज मिला, बिकॉज वहाँ पर भी इनका मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा कंफर्ट रहा। तो ये 2 स्पेस मुझे लगता है अच्छा रहेगा बजट के लिहाज से। तो बजट के लिहाज से सीमेंट वैसे आमतौर पर बेहतर होता ही है, क्योंकि एक इनडायरेक्ट प्ले है इंफ्रा पर, वो आपको समझ में आता है। तो यहाँ पर भी रखिएगा नजर। आइए बढ़ते आगे, और अब बजाज फाइनेंस, इसके आने वाले हैं रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स कैसे रहेंगे इसका अनुमान लेकर हमारे साथ तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल,
सुबह तक तो रिजल्ट अच्छे दिख रहे थे, अभी भाव के हिसाब से थोड़ा खराब दिखने लगे। एनीवे, भाव कहीं भी हो, रिजल्ट का अनुमान बताइए। बिल्कुल, तो रिएक्शन चाहे जैसा भी हो प्राइस पर जो नंबर्स आने वाले हैं वहां पर अच्छी एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहा है बाजार, क्योंकि सबसे पहले एनआई की अगर हम बात करें तो लगभग 25% की ग्रोथ सालाना आधार पर आ सकती है और 5,930 करोड़ रुपए का हम ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं। साथ ही मुनाफा 41% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 3,000 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा भी रह सकता है। क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें हल्की कमी का अनुमान लगाया है और इसी वजह से आगे चलकर हो सकता है कि आपको मार्जिन्स और स्प्रेड में तिमाही दर तिमाही आधार पर हालांकि गिरावट देखने को मिल सकती है, पर कलेक्शन में सुधार से एसेट क्वालिटी में आपको काफ़ी अच्छा बेहतरीन एसेट क्वालिटी में जो सुधार आता हुआ दिखेगा वो बेहतर कलेक्शन की वजह से आता हुआ दिखेगा। कंपनी ने Q3 में अपडेट भी दिया था जिसके अंतर्गत AUM 27% सालाना आधार पर बढ़े हैं। साथ ही जो कंपनी की डिपॉजिट बुक है वहां पर भी 41% की ग्रोथ रही थी। जहां तक हाईएस्ट एवर लोन बुक का सवाल है वो तो कंपनी ने तीसरी तिमाही में दर्ज किया ही है, तो इसका जो इम्प्लीकेशन है या जो इम्पैक्ट है फाइनल जो इनके नंबर्स हैं वो आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे और इसीलिए मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 41% की ग्रोथ यहाँ पर आएगी। ओके, तो यह है बजाज फाइनेंस जहाँ पर आपको नंबर्स के पहले थोड़ा सा बेहतर एक्शन दिख रहा है। बेहतर इसलिए कह रहा हूँ कि पौन से 1% कमज़ोर होना आज के माहौल में बहुत ही अच्छा माना जाएगा बजाज फाइनेंस। चंदन जी, चार्ट्स देखिए, वायदा कारोबार के डेटा देखिए, जो मर्जी आए देखिए, लेकिन राय जरूर दीजिए बजाज फाइनेंस नतीजों के पहले इस तरह के मूड माहौल में कुछ करना है या फिर नोटा का इस्तेमाल करेंगे? देखिए अनिल जी, सबसे पहली बात तो बजाज फाइनेंस इतना नहीं गिरा क्योंकि वो पहले से गिर चुका है। ओके, और आप देखोगे लगातार 4 महीनों से यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यू है और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सारी नेगेटिविटी के बावजूद अब स्टॉक अपने आप को गिरने से बचा रहा है, थाम रहा है। तो इस लेवल पे अब बिकवाली तो सलाह नहीं करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं 5200-5400 एक मेजर सपोर्ट का काम करेंगे और उन सपोर्ट की वजह से एक बार के लिए 6,6100 तक के बाउंस बन सकते हैं। ओके, 6,6100 ये बाउंस आता है तो यहाँ पर आपको बेचने के बारे में सोचना है या फिर रिव्यू करना है, ये राय चंदन जी की तरफ से बजाज फाइनेंस में आती हुई दिख रही है। हल्की सी रिकवरी देखो आ रही तो बताना तो पड़ेगा, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी 17,500 को होल्ड करके 17,600 की तरफ आने की कोशिश निफ्टी कर रहा है और बैंक निफ्टी 40,000 के आसपास के लेवल को होल्ड करके थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। आज का लो है 40,150 का, अभी 40,325 यानी कि 250 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में आई है और लगभग 100 पॉइंट की, लगभग नहीं एग्जैक्ट 100 पॉइंट की 17,493 आज का स्पॉट लेवल पर लो है, 17,595 एग्जैक्टली 100 पॉइंट की रिकवरी आई है निफ्टी में, एग्जैक्टली 250 पॉइंट की रिकवरी आई है बैंक निफ्टी में। आपके लिए इस वक्त इस पर रखिएगा आप फोकस। BPCL इसके नतीजे आने वाले, इसका भी अनुमान ले लेकिन उसके बाद हम आपके सामने एक विशेष चर्चा भी करेंगे। जो कुछ सेबी की तरफ से आया है परसों के दिन, एक FNO ट्रेडर्स के लिए बड़ी विशेष रिपोर्ट उन्होंने निकाली, उस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार BPCL के नतीजों का अनुमान आएंगे वैसे सोमवार को। नूपुर अभी से अनुमान बता रही है, बताएं नूपुर। बिल्कुल सर, अनुमान देखें तो जो कंपनी की आय है वहाँ पर अनुमान है इस बार की 6% की गिरावट आ सकती है। 1,08,000 के 1,08,000 के आसपास की कंपनी की आय आ सकती है। जो कामकाजी मुनाफा होगा वहाँ पे काफ़ी बढ़िया एक्सपेक्टेशन है। इस बार अनुमान है कि करीबन 3.25 गुना से इस बार बढ़कर आ सकती है। 1,400 करोड़ के आसपास का कामकाजी मुनाफा क्या था कंपनी ने पिछले साल, जो इस बार अनुमान है कि 3,800 करोड़ के आसपास रह सकता है। मार्जिन भी देखें तो काफ़ी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि बढ़कर आ सकते हैं, 1.5% से बढ़कर 3.5% के मार्जिन इस बार हो सकते हैं। और जो मुनाफा होगा वो वहाँ पे अनुमान है कि 1,520 करोड़ का मुनाफा इस बार आ सकता है। पिछले साल में याद दिला देती हूँ कंपनी ने लॉस किया था 304 करोड़ के आसपास का, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लॉस किया था 304 करोड़ के आसपास का। जिस हिसाब से कच्चे तेल के दाम में गिरावट दिखी है उससे इनको फायदा मिलता है और जो मार्केटिंग मार्जिन है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि इस बार सुधार कर आ सकते हैं। क्रूड थ्रूपुट की भी बात करें तो वहाँ पे अनुमान है कि 4 से 5% की बढ़त हो सकती है। आय में गिरावट का अनुमान है लेकिन मार्जिन से इस बार काफी बढ़िया आएंगे। प्रॉफिट का अनुमान है इस बार कंपनी का। ओके, प्रॉफिट आने का अनुमान है। BPCL के नतीजों के लिहाज से आपके लिए इस पर रखिएगा फोकस। BPCL एक बार जरा राय ली जाए। धर्मेश जी, आई डोंट नो, अगर आप ट्रैक करते नहीं करते तो आप साफ ना कह सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं कि BPCL को कोई ट्रैक करे। करते हैं आप? नहीं अनिल जी, रिफाइनरीज को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, BPCL HPCL
ऐसा तो नहीं कि मैंने ज्यादा छूट दे दी, आपने इसलिए ना बोल दिया कि जब अनिल जी बोल ही रहे कि छूट दे रहे तो इसका फायदा उठा लो। बिल्कुल तो बालाजी तो चलिए कोई बात नहीं, आप तो बच जाएंगे, सुमित जी कैसे बचेंगे? सुमित जी को तो चार्ट देखने ही पड़ेंगे। सुमित जी चार्ट पर राय दीजिए बीपीसीएल। अनिल जी मैं तो करता भी हूँ ट्रैक एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनिल जी ऐसा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर दबाव और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक अच्छा खासा मूव पिछले कुछ दिनों के अंदर इन ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला था और अभी सेलिंग प्रेशर आ रहा है जिसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी सभी में है। तो जहां तक बीपीसीएल का दबाव है, बीपीसीएल का सवाल है, बीपीसीएल में अभी और दबाव देखने को मिल सकता है। 320 रुपए तक के लेवल नीचे में बीपीसीएल में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाय एक बार यहाँ पे करना नहीं है। फ्रेश बाय तभी बनेगा जब ऊपर में 345, 350 के ऊपर ये क्लोजिंग देगा। जब तक 50 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और नीचे में 320 रुपए तक के लेवल बीपीसीएल में देखने को मिल सकता है। यह है आपके लिए बीपीसीएल पर राय इस वक्त आती हुई। आइए बढ़ते आगे। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स पर सेबी की तरफ से आई है एक बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। 10 में से 9 ट्रेडर्स करते हैं नुकसान और हर साल ऑन एन एवरेज 1,10,000 रुपए का नुकसान। और इसी पर मैंने आज ट्वीट भी किया था, शो में पूछा भी था हमारे दर्शकों को कि भाई आप कौन कौन है जो उस 11% में आते हैं जो पैसा बनाते हैं। और एक और मज़े की बात है, जो 11% लोग पैसा बनाते हैं उनमें से लगभग आधे से ज़्यादा ट्रेडर्स ऐसे हैं जो 15 से 50% अपना मुनाफे का ट्रांजैक्शन चार्जेस में दे देते हैं। यानी कि वो एल्गो ट्रेडर्स है, जॉबर्स हैं, तुरंत करके जाते हैं। यानी कि बचे हुए मुश्किल से 5% ऐसे ट्रेडर होंगे, 6% जो वाकई में वायदा कारोबार में ट्रेड करके पैसा बनाते हैं। आइए आशु जी हमारे साथ हैं जो लगातार वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को आगाह करते आए, कहते हैं कि भाई सावधान रहिए, इतना आसान नहीं है ऑप्शन खरीद कर पैसा बनाना, और ऑप्शन सेलर के लिए तो खैर मुश्किल होती है। तो जरा आशु सर, आपने भी रिपोर्ट पढ़ी होगी, देखी होगी? बिल्कुल। क्या बातें आपको जो लगी कि वाकई में आँख नाक कान खोलने वाली है ट्रेडर्स के लिए? अनिल जी बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, सरप्राइजिंग नहीं है और इस पे तो आधे घंटे का शो भी हम कर सकते हैं, मतलब मजा आएगा इस पे। पर एनीवे अनिल जी मैं कुछ की टेकअवेज बताता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं एफएनओ का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं इसको ट्रेड को अगर गलत बोले तो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट अनिल जी पहली चीज, पॉजिटिव्स देखो। करेक्ट। 7 लाख से कितने 42 लाख हुए, 5 गुना। हाँ 5 गुना ये मार्केट में लोग ये लेके आए। दूसरी चीज अनिल जी जो बाकी सब की टेकअवेज में से एक जो आपने मैंने सुना था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, राइट एजुकेशन। अनिल जी मैं इसको ना मैं चाहूंगा कि सेबी इस पे ना और ड्रिल डाउन रिपोर्ट दे तो और मजा आएगा। और वो ड्रिल डाउन के जो मेरी विश लिस्ट है उसमें सबसे पहले यह है कि अनिल जी जैसे हम ना सबको जब एजुकेट करते हैं ना तो बताते हैं कि जो कॉल पुट लेना इज लिमिटेड लॉस और बेचना इज अनलिमिटेड लॉस। लेकिन मेरा मानना है, मैं मतलब आई कैन बेट माई एक्सपीरियंस कि जितने ये लॉसेज हुए हैं ना ये लेके हुए हैं, मतलब जो लिमिटेड लॉस वाले में है ना, सबसे बड़े लॉसेज वो लिमिटेड लॉस वाले में हुए हैं, क्योंकि वो छोटा निवेशक सोचता है कि मैं छोटा पैसा लगा के बड़ा पैसा बना लूं। आप रेशो स्प्रेड देखते हैं, मैं कहता हूं कि कितने लोग मुझे बोलते हैं कि आप रेशो स्प्रेड नहीं दीजिए, जब तक ऊपर की आप बेचेंगे नहीं, आप सिर्फ लेके पैसे नहीं बना सकते। यानी कि थीटा डिके, थीटा टाइम, एक आपका दुश्मन टाइम आपके अगेंस्ट खड़ा हुआ है लेने वाले के, परमानेंट। मतलब आप तो एक तो मार्केट से फाइट कर रहे हो, दूसरा टाइम से फाइट कर रहे हो परमानेंट लेने वाले के लिए, कि कुछ भी मार्केट में नहीं हो वो तो आपका डीके कर ही रहा है। हाँ वो ऐसा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ अब भाव लेट आए तो मतलब अब जैसे अगर हम कह रहे हैं 18,500 आ जाएगा, अब 18,500 कब आएगा? मैंने 18,500 के चक्कर में 18,300 की कॉल ले ली तो लॉस है, 18,500 की ले ली तो लॉस है, 18,500 में जिसने बेचा नहीं था कि नहीं यार 18,500 आ जाएगा वो लॉस है। तो अनिल जी मतलब गलत जाने पे कितनी तरह के लॉसेज होते हैं, तो लेने वाले के लिए पैसे बहुत मुश्किल है। इसलिए कहता हूं बार बार, लॉस इज अनहेल्दी, मार्जिन इज हेल्दी। और अनिल जी एक और, आई थिंक कुशल ने रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, उसमें एक और चीज थी अनिल जी जो मैं बार बार बोलता हूं कि नए राकेश झुंझुनवाला जी या दमानी जी नहीं बन रहे हैं, नए एल्गो ट्रेडर्स हैं जिनकी एज, जब उसने बताई कि पैसे बनाए किसने, 51% एज ग्रुप 30s में। क्योंकि अनिल जी नया जो स्मार्ट ट्रेडर है वो ऑप्शन में आ रहा है और वो पैसे बना रहा है, लेकिन वो हैंडफुल लोग हैं, लोग उनको देख के फैंसी। अनिल जी हमें ना अच्छा लगता है सचिन तेंदुलकर, हजारों अनिल जी सचिन तेंदुलकर वाले कहीं वो किसी और ग्राउंड पे पहुंच भी नहीं पाते, शाहरुख खान या बहुत सारे, मतलब अनिल जी सबको दिखता है कि वो है, हर जगह ये है। तो एफएनओ वाले को क्यों अलग?
क्या क्रिकेटर क्या सारे 90% क्रिकेटर बन रहे हैं? सीए 90% बनते हैं क्या? आपको पता है एमबीए मैंने सचिन तेंदुलकर आउट किया हुआ है एक हाँ बार मालूम है मैच मुझे सर, फिर भी मैं नहीं, देखो सर, आपके साथ सर IIM में एडमिशन 90% को मिलती है क्या? 90 उसमें भी 2% को एडमिशन मिलती है ना, तो इसका 2-5% 11% तो बहुत अच्छा है, इसको क्यों नेगेटिव करते हो? और एक चीज अनिल जी बताता हूं आपको, इस रिपोर्ट का असली मजा आएगा, इसको कैश मार्केट के साथ भी रखो ना, कि किसके पास IEX, इन्फो एज, IRCTC, उनमें कितने कितने लॉसेस हुए हैं वो भी तो साथ में रख के बताओ। उसको क्यों? हनी जी कंपैरेटिव है ना, आइसोलेटेड लॉस का क्या मतलब है? कितने हुए हनी जी? ऑरो फार्मा किसी का 800 वाला 700 में कट गया, डिलीवरी वाले का तो 400 रुपए पड़ा हुआ है, फंड के पास भी NAV के पीछे छुपा हुआ है, तो FNO को क्यों ब्लेम देना सिर्फ? सोनी जी मैं ये बोल रहा हूं कि रिपोर्ट मतलब है, लेकिन उसको पढ़ने, सुनने, समझने, कंपैरिजन के बहुत तरीके हैं। इसलिए मैंने आपको बोला मुझसे आधे घंटे का 1 घंटे का शो करवा लो, मेरे पास इतने एस्पेक्ट्स हैं इस रिपोर्ट पे बात करने के लिए, हम शो कर सकते हैं। बट आई एम बिग फैन ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन। बट यस, वन थिंग, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, यू हैव टू बी फुल्ली अवेयर कि आप कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, रिस्क क्या है, रिस्क क्या है। आपको जो छोटा छोटा रिस्क, अनिल जी आप देखिए, कमाने वाला तो जो लाखों कमा रहा है, गंवाने वाले अगर आप एवरेज देखें, लाख रुपए है, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? 1,10,000 1 लाख, लेकिन अनिल जी उस 1,10,00,000 में एक कोई 20 लाख वाला भी होगा, कोई 50 लाख वाला हो गया, जिसमें अनफॉर्चुनेट है उसकी लाइफ लॉन्ग सेविंग्स भी हो सकती है चली गई हो, तो इट इज मतलब वो सब छुप रहा है एवरेज के अंदर, बट नॉट दैट। तो अनिल जी बहुत सारी चीजें इसमें बात कर सकते हैं, बट इस रिपोर्ट को आइसोलेटेड देखने का कोई लॉजिक नहीं है। और मैं फिर बोलता हूं कि ऑप्शन बायर ने ज्यादा पैसे दिए होंगे, क्योंकि अगेन मार्केट और टाइम दोनों आपके अगेंस्ट खड़े हैं। वो दिखता कम है, कम जा रहा है तो लाख रुपए एवरेज दिख रही है, बट स्मार्ट ट्रेडर पैसे बना रहा है। इफ यू हैव टू बी स्मार्ट, अगर आपको इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना है। आज अनिल जी FNO में जिस पोर्टफोलियो, अच्छा अभी अनिल जी 20 लाख करोड़, कितने 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप उड़ा है, मेरे को थोड़ा ऑफेंड नहीं, ये अभी 2 दिन में कितने लाख करोड़ का मार्केट कैप उड़ गया? चंदन आप बता दो, मतलब अदानी ग्रुप में ही कितना उड़ा है। तो अनिल जी ये क्या, ये इन्वेस्टर का ऑप्शन वाला तो कल खत्म होकर एक्सपायरी हो चुकी थी, अब ये कैश वाले का ही उड़ा है ना, ये दे दो मेरे को, मतलब 20 लाख करोड़ रुपए उड़ गए यार, 10 लाख करोड़ रुपए उड़ गए, उसमें तो मतलब कोई बात ही नहीं है। तो अनिल जी इन कंपैरिजन भी देखिए ना कि कैश मार्केट में क्या हुआ है, उसके लॉसेस तो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि एक्सपायरी टू एक्सपायरी, ईयर टू ईयर, ये क्वार्टरली, ये इसका कैलकुलेशन आ जाता है, उसका कैलकुलेशन नहीं आ सकता। करेक्ट, ठीक बात है। सो अनिल जी मैं इसको नेगेटिव नहीं मानता हूं, बट यस इट इज आई ओपनर, इट इज अ वेरी गुड इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट। वन हैज टू अंडरस्टैंड, लर्न फ्रॉम दिस रिपोर्ट कि क्या क्या करना चाहिए। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। सर मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। अरे एक क्या, आप आराम से बोलिए। हाँ, आशीष जी का कहना चाह रहा है सारा मैंने कवर कर लिया, एक ही रह गया, मतलब चाहे आशीष जी का 25% तो कम से कम करो आप। देखिए आशीष जी का 5% कवर कर ले तो भी धन्यवाद। अरे वाह, क्या बात है, बताइए सर। देखिए लाइफ में 20-80 का रूल वर्क करता है। हाँ बराबर है। 20% पीपल आर मेकिंग 80% मनी और 80% पीपल आर मेकिंग ओनली 20% मनी। चाहे आप मार्केट की हो, बिजनेस की हो, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, उस इंडस्ट्री में जितना मार्केट से 80% एक जन कमाएगा, बाकी सब मिलकर 20% कमाएंगे। तो ये कोई नया चीज नहीं है, 20-80 का लॉजिक हर जगह काम करता है। दूसरा ऑप्शन बायर सेलर के सिंपल कॉन्सेप्ट पे देखें तो सेलर 67% टाइम पैसा बनाता है, सिंपल प्रोबेबिलिटी की बात करें। और दूसरा, ये बाजार में पैसा कमाना इजी नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ टफ भी नहीं है। आप यदि इस बाजार में आए कि मुझे आज के आज 2 गुना 5 गुना करना है, मेरे हिसाब से ये बाजार आपके लिए नहीं है। बट आपको कंसिस्टेंट रिटर्न बनाना है स्किल सेट के साथ में, देन मेरे हिसाब से इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, आप इस बाजार में स्प्रेड बना के काम करो। हमने काफी सारी स्ट्रेटेजी पर वर्क किया। यदि आपके पास रूल है, प्रोसेस है, मनी मैनेजमेंट है, तो मेरे हिसाब से ये बाजार आपको रिवॉर्ड करेगा। बट आपके पास यदि तुक्का है तो ये बाजार आपको नहीं देगा। तो ये सारे तथ्य यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इस बाजार में कोई भी नौ सीखे आके और बोले मैं इस भवसागर से पार कर जाऊंगा, ये बाजार तो करने नहीं देगा, और लहरें तो आती रहेगी। अनिल जी एक एस्पेक्ट जिस पे आप मेरे को आपका आंसर चाहिए, ये परसेंटेज हाईलाइट हो रही है। अनिल जी जो परसेंटेज के 11% ने पैसा बनाया, और ये वो अनिल जी कौन से ट्रेड में मुझे बताओ ना। मैंने बताया क्रिकेटर बनने के लिए, बॉलीवुड स्टार बनने के लिए, IIM ज्वाइन करने के लिए, NDA ज्वाइन करने के लिए, सिविल सर्विस पास करने के लिए, किसमें कौन सी 40% है कि ऑल्टरनेट करियर तो बहुत अच्छा है और यहाँ पे है। अनिल जी इस पे मुझे आप बता दीजिए कि बाकी जगह की परसेंटेज, CA पास करने के लिए CA में 1000 जाते हैं, 10 मतलब 1% आता है, उसकी परसेंटेजेस भी तो यही हैं। अगर किसी को बनाने आना है और उसमें बोले कि उसमें पैसे का लॉस नहीं होता, इसमें पैसे का लॉस है, उसमें भी करियर लॉस है ना सर। 4 साल 5 साल खराब हो गए, 6 साल खराब हो गए, आपका सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं हुआ, IAS क्लियर नहीं हुआ, या MBA क्लियर नहीं हुआ, CA नहीं हुआ, तो वो भी तो लॉस है। सो अनिल जी परसेंटेजेस ना, मतलब मैंने कहा ना इस रिपोर्ट को अगर आइसोलेटेड देखेंगे तो नहीं है, बट आई एम ए बिग फैन ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट। और मैंने कहा कि आई कैन बेट माई डिस्कशन, आप मुझे 1 घंटे का भी डिस्कशन कर लेंगे, मेरे पास बहुत मसाला है इस पे बात करने के लिए।
करेक्ट। अच्छा, फॉर अ चेंज इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्टॉक फ्यूचर्स में हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा रिस्क होती है, करेक्ट, और ज़्यादा नुकसान। स्टॉक फ्यूचर्स में सबसे कम लोगों को नुकसान है, 67%। सोचो, मतलब ये एक्चुअली कम है। जहाँ 90% इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडर्स 89% नुकसान कर रहे हैं, 82% स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स नुकसान कर रहे हैं। गजब है। मतलब उसके सामने आप देखो, इंडेक्स फ्यूचर्स में 74% लोगों ने नुकसान किया है और स्टॉक फ्यूचर्स में 67%। तो फ्यूचर्स में नुकसान उल्टा कम होता है। एक आमतौर पर जो धारणा है कि नुकसान ऑप्शन में कम होता है, फ्यूचर्स में ज़्यादा होता है, डेटा अलग दिखा रहे हैं। अनिल जी, ऑप्शन हफ्ते में महीने में 4 बार होती है, मतलब खत्म हो जाता पता नहीं चलता। इंडेक्स की, फ्यूचर वो स्टॉक की 1 बार होती है। तो अगर कोई बार बार लिए जा रहा है या बार बार, अनिल जी आप एक्चुअली क्या वो है ना, जब आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपकी माइंड सेट ये रहता है, अच्छा ये मेरी इतनी प्रीमियम ही जाएगी, तो वो आप पहले ही खरीदते हैं, आपके माइंड के दिमाग में वो मैक्सिमम नुकसान मेरा इतना ही। तो जब आपको मैक्सिमम नुकसान पता होता है तो फिर आप ये सोचते हो क्या काटना, ठीक है आएगा तो ठीक, नहीं तो इतना मान सबसे बड़ा इशू वही जी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सबसे बड़ी बात है इस रिपोर्ट में अगर एक चीज वो ऐड करके दे दे कि ये अनलिमिटेड लॉस स्ट्रैटेजी या लिमिटेड लॉस वालों ने सबसे ज्यादा लॉस किया है, आपको एक आई ओपनर मिल जाएगा अनिल जी इसके अंदर। ओके, चलिए, तो ये है इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सेबी की तरफ से आई, जिस पर हमारे एक्सपर्ट्स के विचार भी आपके सामने आए। आइए बढ़ते आगे, वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष हमारे साथ है। आशीष, पता तो है ना आज 1 तारीख है, सीरीज की शुरुआत हुई, आज ही आ गए आप? हाँ सर, बिल्कुल। बाजार में इतना हलचल देखने को मिल रही है, ऐसा थोड़ी होता है, बहुत कम ऐसा होता है सर। कई बार तो हम हफ्ते 10 दिन आपका इंतजार करते हैं और आप आराम से इस वक्त कैंटीन में होते हैं या कॉफी वॉफी पी रहे होते हैं। आज क्या हो गया है? सर थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। बताएं। स्टॉक सर गेस कर सकते हैं आप, अदानी समूह से ही है। अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर अगर आप देखें तो पोजीशंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, करीब करीब 108% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो ये स्टॉक है, फिलहाल कोई बैन में नहीं है, तो एग्जिट का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अंबुजा सीमेंट यहाँ पर नजर रखनी है, लगातार पोजीशंस बढ़ती जा रही है, 108 हो गई हैं, तो स्टॉक के ऊपर आप नजर रखिए, स्टॉक बैन में आ सकता है। तो अंबुजा सीमेंट, नो सरप्राइजेस फॉर गेसिंग, लग रहा था 2-3 और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आ सकते हैं समूह में, बट फिलहाल अंबुजा बैन में आने की तैयारी में। 107 स्ट्रैटेजी ले लें जी। चलिए आइए अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, नॉर्मल डेज होते तो मैं तो कहता बढ़िया रिवर्सल आए निचले स्तरों से, बट अभी भी आप 250 पॉइंट का कट देख रहे हैं। बट हाँ, अभी आशीष सर से भी बात हो रही है, 100 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से निफ्टी ने दिखाई है और करीब 200 पॉइंट, 225 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी ने भी निचले स्तरों से दिखाई है। बट हाँ, 1.5% का कट है, 260 पॉइंट नीचे निफ्टी, 1200 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी, 3% नीचे। अमेरिकी फ्यूचर सपाट है सर, हल्की फुल्की गिरावट दिखा रहे हैं, क्या करना है? 10 फीट ऊपर से बॉल नीचे गिराओगे, 2 फुट तो ऊपर तो आएगी, बिल्कुल। ऐसा थोड़ी कि पंच बैठ जाएगी, नीचे से डाला मतलब पंक्चर हुई है। करेक्ट, 50 फीट से गिरी है इस बार तो। हाँ, तो बाउंस ज्यादा चाहिए आपको। देखो, जितना फीट ऊपर से गिराओगे बाउंस उतना ज्यादा आएगा, इसलिए आप सोच के गिराइए कि कहाँ से गिरा है। बट डीप ठीक है, वीकेंड सेशन है, लोअर लेवल है, और पता है कि जो कुछ भी समस्या है वो अपने यहाँ की ही है, बाहर की कुछ है नहीं। सो बाहर के मार्केट और डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स देख के कोई फायदा भी नहीं है। वो तो 4 दिन से बेचारे डाउ फ्यूचर डे हाई पर बंद हो रहे हैं, खुलते हैं डे लो पर और बंद होते हैं डे हाई पर। इससे बढ़िया तो डाउ क्या होगा। लेकिन जो समस्या है हमारे यहाँ की है, परसों भी इस वक्त काफी लोगों को यही लग रहा था कि ठीक है आज आ गई रिपोर्ट, हो गया सब कुछ हो गया, अब क्या, अब तो ठीक है, सबको पता है नया क्या है, अब ठीक है हम एक्शन लेंगे, हम लेंगे, वैसे टेबल टेनिस चलता रहेगा, राइट। लेकिन आज देखो 4 गुना, उस दिन तो फिर ऐसा लग रहा था कुछ गिरे ही नहीं, मतलब आज गिरे तो अब वापस कौन कह सकता है कि सोमवार को आप घटेंगे या बढ़ेंगे। दोनों तरफ का व्यू रखने वाले बड़े स्ट्रॉन्ग है। एक ये कि भाई देखो, जब अदानी का ऑफर फॉर सेल खुला हुआ है, उससे इतना नीचे दाम अदानी एंटरप्राइजेस का चल रहा है, तो ऑफर फॉर सेल में पैसा कोई क्यों डालेगा, और नहीं भरेगा तो उसके इम्प्लीकेशन क्या, राइट। और दूसरी तरफ ये मानने वाले लोग भी हैं कि अरे अभी तक तो मंगलवार का टाइम है, क्या पता भाव बढ़ जाए और लोग भरने आ जाए। तो क्या होगा हम सोमवार की सुबह, ना मुझे पता है ना आपको पता है। जब नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा मार्केट है नहीं। आप अपनी पोजीशन को हेज करके चलें, रिस्क जितनी कम रखें उतना बढ़िया है। वही वाली बात है, आपके पास 2 ही तरीके। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो गिरते बाजार में खरीदने के बारे में सोचें, और अगर आप ट्रेडर हैं तो बाजार को शांत होने दें और उसके बाद मन बनाएं कि बुरी खबरें, हाँ नो डाउट, अगर बुरी खबरें आना बंद हो जाएगी तो आपको ये भाव नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पैसा बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पैसा बचाना है। इस वक्त वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए
आराम से कोई नई पोजीशन फिलहाल बनाने की कोशिश ना करें, और कोई अपने ऐसा जरूरी भी भले आज बॉटम बन गया हो मान लो, फिर भी अपने कोई बात नहीं, सोमवार को देखेंगे मंगलवार क्या अच्छा क्या होगा, सोमवार सुबह हो गए चलो अदानी ग्रुप के शेयरों के बारे में, मार्केट के बारे में जो होना होगा, आगे आपका बजट भी तो खड़ा है, वो कौन सा टल गया है, मार्केट गिर गया तो दूसरी नई प्रॉब्लम आपके सामने आके खड़ी होगी। और हमने एक कहावत बताई थी कौन से, दुबले को 2 आषाढ़, हाँ तो पता चला बजट में आपके और कैपिटल गेन कुछ आ गया कर गया तो तब तो फिर तो इसलिए क्या है देखो, जब वो कहते हैं अंग्रेजी की कहावत कौन सी, जब खराब होना तो बहुत ही ज्यादा खराब होता है, ट्रेन इट पोर्ट्स, हाँ बस तो वो वैसा हाल है। तो इसलिए क्या है, टाइम अपने खराब चल रहा है थोड़ा, तो शांति रखो, मार्केट अच्छा नहीं है तो कोई नई हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से लॉन्ग शॉर्ट कुछ नहीं करना है, जब आएंगे सोमवार सुबह देखेंगे। अच्छा एक रिपोर्ट कुशल लेकर आए हैं सर, आई डोंट नो ये मूड अच्छा करेगा या खराब, बट हमारी जब बात हो रही थी मेटावर्स को लेकर तब आपने भी कहा था कि क्या रोबोट्स या फिर ये जो बॉट्स होते हैं हमें एंकर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अब एंकर्स का तो पता नहीं, बट जो प्रिंट में है या डिजिटल में है उनका रिप्लेसमेंट ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा ओके, और मतलब एंकर्स को करेंगे जो वुड बी एंकर्स, वुड बी एंकर्स का तो चांस ही नहीं कर सकते, उनका तो चांस ही नहीं है, एस्पायरिंग एंकर्स को नहीं कर सकते, वो एंकर्स को कर सकते हैं, एस्पायरिंग एंकर्स का तो चांस ही खत्म हो गया। अच्छा तो ये है आपके लिए एक ऐसा शेयर जो एक दिन में 150% उछल गया है, 150%। क्यों उछल गया, कैसे उछल गया, कौन सा उछल गया, सारी डिटेल्स बताने कुशल बताइए। बज़फीड स्टॉक का नाम है, बज़फीड या तो ये कंपनी का नाम है, और पाया जाता है ये शेयर यूएस में डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी में कंपनी का कारोबार है। तो लार्जली यहाँ पर ये डिजिटल मीडिया एड्स बनाती हैं, काफ़ी सारे क्विज़ेस भी ये ऑर्गेनाइज करते हैं अपने इन पे ऑनलाइन इंटरफेस के हिसाब से। और कंपनी ने गुरुवार को कहा कि ये AI जो ओपन AI है, जिन्होंने चैट GPT बनाई है, उनके एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का यूसेज करेंगे अपने कंटेंट को डिज़ाइन करने में। तो जो राइटर्स का ये उपयोग करते थे अपने कंटेंट के लिए, उसकी जगह यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी आपको लिंक्स कर बताए हैं कि चैट GPT किस तरह से आपको इंस्टेंट कंटेंट क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का अब ये उपयोग करने वाले हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर जो कंटेंट क्रिएशन हो रहा है वो ऑटोमेशन की तरफ अब आगे अग्रसर हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर जो काम ये करने वाले हैं अलग अलग क्विजेस बनाने में और अलग अलग कंटेंट क्रिएट करने में, राइट करने में, उसकी वजह से स्टॉक का एक्शन आप देखिए, $1.2 था प्राइस, उसके बाद ये अनाउंसमेंट के बाद $2.88 का इसने हाई बनाया, यानी कि डबल से भी ज़्यादा वन शॉट यहाँ पर आपको ये हाई लगता हुआ दिखा, और क्लोजिंग भी $2.09 पर होती हुई नजर आई। तो 1.2 से 2.09 इन जस्ट वन डे। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पर इस तरह की अनाउंसमेंट जब भी होती है तो मार्केट में इस चीज़ को लेकर काफ़ी बड़ा बज़ क्रिएट कर होता है, और बज़फीड इस चीज़ का आपको क्लियर कट उदाहरण है। इसके साथ ही इन्होंने फेसबुक के साथ जो पार्टनरशिप का ऐलान किया था, जहाँ पर $10 मिलियन का इन्होंने मेटा के साथ करार किया था। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो कंटेंट तैयार करने के लिए ओपन AI का इस्तेमाल करने वाले हैं, इससे इनको काफ़ी बड़ा आगे चलकर कॉस्ट बेनिफिट होने वाला है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, पर जब भी ओपन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कोई भी लिंकेज हो रहा है इस चीज़ से आज की डेट में, तो ये क्लियर कट एक बड़ा बज़वर्ड है, और बज़फीड उस चीज़ का रिएक्शन दिखा रहा है आपको। बज़फीड ये नाम है, तो मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में घुसेगा चैट GPT की तरह। बेसिकली राइटर्स की कह रहे हैं हमें ज़रूरत नहीं, क्यों हम राइटर्स को पैसा दें, क्यों हम जर्नलिस्ट को हायर करें, चैट GPT हमारा सामान लिख देगा, जो हमें लिखकर पब्लिश करना है वो चैट GPT कर देगा, हम क्यों हायर करें। आशु जी, सलमान खान की मूवी भी चैट GPT लिख देगा कहानी की, मतलब टाइगर जिंदा है या सुल्तान या जो भी, मतलब उनको। सर अभी तो ये देखो कुशल ने गलत दिया है, मतलब आपको तो बोलना पड़ रहा है, जो लिख के लाया लिख सकते थे, ये लिख के तो चैटबॉट कर देगा। कुशल का लिंक भी वही कर देगा, कुशल का लिंक तो वो कर देगा, लिख के लाया जो लिखने वाली चीजें। कुशल क्यों गलत उल्टी सीधी लेकिन वैसे हमने करके देखा है, ये तो खतरनाक है, खतरनाक चीज़ है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त चीज़ है। मतलब मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा चैट GPT जानता है, ऐसा मतलब ऐसे ऐसे आपको बोले कि एक ऐसे लिखो आशु मैदान पे, तो आप उतना अच्छा नहीं लिख पाओगे जितना वो लिख दे। मेरा लिखवा दो ना, मैं देख रहा हूँ कि जो पब्लिक मेरे बारे में कहती है वो भी यही कहता है या कुछ और कहता है। कुशल जरा तुरंत ही करिए, 5 सेकंड अभी आ होने के पहले भी आ जाए, 5 सेकंड में। हाँ कुशल जरा पता करो यार, ऐसी पब्लिक ने बदनाम कर रखा है, मतलब कटसी अनिल जी या जेन्युइनली वो भी यही कहता है। अगर आए तो बोल देना कि हो नहीं पा रहा अभी थोड़ी देर बाद, खराब आए तो पता ही तुम्हें क्या करना है। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं फिर, और
कितने ट्रांसपेरेंट हम, देखो साफ मुंह पे बोलते हैं बिल्कुल। जी। खराब शुरुआत हुई है इस पूरी सीरीज की। जो लग रहा था कि जनवरी सीरीज के अंत के बाद कि थोड़ा बाजार संभलेंगे, आज तो और आपको खराब होते हुए दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज 18%, 18.5% नीचे आपको बंद होते दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स 15% नीचे आपको बंद होते दिख रहा है। और सिर्फ अदानी ग्रुप स्टॉक्स ही नहीं, बैंक्स पर भी आपने उतना ही बड़ा प्रेशर देखा है। एसबीआई, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, कोटक, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो बच पाया हो। सारे बैंक्स में भारी गिरावट आई है और दिग्गज बैंक्स में तो ऑफ कोर्स आपने ज्यादा प्रेशर देखा है। 1250 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी पर आपको दिखेगा। इसके अलावा ओएनजीसी, बीपीसीएल, हीरो मोटोकॉर्प जो पहला ऑटो स्टॉक था जो आज फिसला था, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 1.5% फिसला है। इन्फी, टाइटन, आइशर, विप्रो, इन सभी पर आपने प्रेशर दिखा है। सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स है जिन्होंने होल्ड आउट किया है। टाटा मोटर्स जबरदस्त नतीजों के दम पर 6.5% ऊपर। बजाज ऑटो और डॉक्टर रेड्डीज यहां पर भी नतीजों का रिएक्शन। आईटीसी, डिवीज, सिप्ला, यूपीएल, एमएनएम, अपोलो हॉस्पिटल्स और एचडीएफसी लाइफ, इसने भी हल्का सहारा बाजार को दिया है। बट अदरवाइज काफी डीप कट्स थे अक्रॉस सेक्टर्स और स्क्रीन्स आपके लिए। अंबुजा, एसीसी, इन्हें भी जोड़ लीजिए वायदा कारोबार की लूजर्स में जो अदानी समूह के स्टॉक्स हैं। बट आज का सबसे बड़ी गिरावट एक्स ऑफ अदानी आपके लिए डिक्सन टेक की रही है। 21% नीचे ये काउंटर बंद हो रहा है। बेहद खराब नतीजे और स्पेशली गाइडेंस से बाजार हुआ है निराश। इंडस टावर्स, इसमें भी जबरदस्त कट, 12% नीचे आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें काफी भारी गिरावट थी। पीएफसी, इंडियाबुल्स हाउसिंग, डेल्टा कॉप, यहां पर आपने 5% का कट दिखा है। कैनरा, पीएनबी, आरईसी, आरबीएल बैंक, बीएचईएल, ये सारे स्टॉक्स आपको फिसलते हुए दिखे हैं। ग्लेनमार्क, रेन, अपोलो टायर्स और वोडाफोन, इस पर भी आपने कमजोरी देखी है। थोड़ी सी बढ़त आपने आती हुई देखी अशोक लेलैंड पर। पीवीआर एक्टिव रहा। टीवीएस मोटर्स, जाइडस लाइफ साइंसेज, डीएलएफ जहां पर औषधि का भी स्प्रेड भी आया था। अपोलो हॉस्पिटल्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, अतुल और एचडीएफसी लाइफ, यहां पर आपने हल्की फुल्की खरीदारी बनती हुई देखी है। कैश मार्केट अगेन अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, अदानी विलमार, ये सारे काउंटर्स थे जहां पर आपने डीप कट्स देखे हैं। इसके अलावा डीप कट्स आपने देखे हैं मिंदा कॉप पे। आरबी इंफ्रा 7.5% नीचे था। क्वेस्ट कॉप, स्टार सीमेंट, श्री रेणुका, स्वान एनर्जी, सेंटेक रियल्टी, ये काउंटर्स भी आपको फिसलते हुए दिखे हैं। अलजी 17,600 3 महीने, अलजी 17,600 3 महीने के निचले स्तर पर निफ्टी और 40,360 अगेन 3 महीने के निचले स्तर पर बैंक निफ्टी डीप का। और एवरेज क्लोजिंग थोड़ी सी आपको शायद नीचे ही आती हुई दिखेगी। आइए विदा लेने का वक्त है, लेकिन विदा लेने से पहले बता दें कि आपको कहीं नहीं जाना है। मैं आपके साथ हूँ, दीप आपके साथ है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयरों में जो तेज़ गिरावट आई उसको लेकर कई सारे इन्वेस्टर्स के मन में कई सारे सवाल है कि आखिर हो क्या रहा है और आगे होगा क्या। कौन से सवाल हैं जिनके जवाब मिल गए, किनके मिलना बाकी है। गिरावट के कारण, गिरावट के आगे के जो कुछ भी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उन सब पर ये विस्तृत शो होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी हमारे खास मेहमानों से विदा लेने का वक्त है। सुमित जी, धर्मेश जी और आशीष सर और साथी चंदन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए क्लोजिंग शो में। आप सब कैसा भी मार्केट रहे, सोमवार सुबह आ जाना प्लीज। हाँ ठीक है, ओके।